अच्छा जी, सो स्टार्टिंग ऑफ विथ कंपनी अकाउंट्स। अभी तक हम लोगों ने एएस लेवल के सिलेबस के अंदर सोल ट्रेडर, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेसेस को पढ़ा है, जिसमें सबसे पहले हमने सोल ट्रेडर पढ़ा एंड देन हमने जो है वो पार्टनरशिप्स को पढ़ा। और दो और भी बिजनेसेस की टाइप होती है, जिसमें से एक मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट्स होता है और दूसरा नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होता है, जो कि एएस का पार्ट नहीं होता बट ए2 के अंदर आता है। एंड देन लास्ट में हमारे पास कंपनी अकाउंट्स है, जो कि दोनों एएस अकाउंट्स का भी पार्ट है और ए2 अकाउंट्स का भी पार्ट होता है। So company accounts is another type of business and it is the most extensive type of business। यानी कि जो सबसे ज्यादा आप बड़ी कंपनियों से फेमिलियर हो ना, चाहे वो एप्पल हो जाए, चाहे वो माइक्रोसॉफ्ट हो जाए, नाइकी हो जाए, इस तरीके की बड़ी बड़ी जो कंपनीज हैं, वो ज्यादातर कंपनीज एज अ कंपनी रजिस्टर्ड हुई हैं। देखो, सोल ट्रेडर और पार्टनरशिप या कंपनी के अंदर ये जो मेजर जो डिफरेंस आता है ना, वो रजिस्ट्रेशन की बेसिस पे आता है। कि मैं अगर एक इंडिविजुअल बंदा एक बिजनेस करना चाह रहा हूँ तो मैं अपने आप को एज अ सोल ट्रेडर रजिस्टर करा सकता हूँ। अगर मैं अपने दोस्तों के साथ कोई बिजनेस करना चाह रहा हूँ, गिवन दैट के जो पार्टनर्स हैं वो अगर 2 से लेके 20 तक हैं, तो फिर मैं एज अ पार्टनरशिप भी रजिस्टर कर सकता हूँ। लेकिन अगर मेरे बिजनेस के ऑपरेशंस बहुत ज्यादा वाइड हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फैल चुके हैं, तो देन हमें अक्सर कंपनी की तरफ जाने की जरूरत पड़ जाती है, या हमें अपने बिजनेस को, चाहे वो इवन सोल ट्रेडर या पार्टनरशिप बिजनेस ही क्यों ना था, उसको कंपनी की तरफ कन्वर्ट कराने की जरूरत पड़ जाती है। और उसके कई फायदे भी है और उसके कई ड्रॉबैक्स भी हैं, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर मैं फायदों की बात बताऊं तो द वेरी फर्स्ट एडवांटेज ऑफ सोल ट्रेडर्स और फॉर पार्टनर्स टू कन्वर्ट देयर बिजनेस इनटू कंपनी इज दैट कि भाई, जब आपकी कंपनी होती है ना, यू आर रजिस्टर्ड नाउ एज अ कंपनी, एज अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आपकी जो लाइबिलिटी होती है वो सिर्फ रिस्ट्रिक्ट हो जाती है टू द अमाउंट दैट यू हैव इन्वेस्टेड, जिसको हमने पीछे पढ़ा था, लिमिटेड लाइबिलिटी कहते हैं। तो सोल ट्रेडर, अगर मैं अपना बिजनेस अभी एज अ सोल ट्रेडर रन कर रहा हूँ और मैं सोच रहा हूँ कि यार क्या मैं अपने बिजनेस को कंपनी में कन्वर्ट करवाऊं या ना करवाऊं, तो उसका सबसे बड़ा एडवांटेज जो कि थ्योरी के अंदर भी आता है, डिफाइन सम एडवांटेजेस ऑफ कन्वर्टिंग अ सोल ट्रेडर इनटू अ कंपनी और कन्वर्टिंग अ पार्टनरशिप इनटू अ कंपनी। तो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि भाई, जो ओनर्स हैं उनकी अभी तक एज अ सोल ट्रेडर या एज अ पार्टनरशिप वो लाइबिलिटी अनलिमिटेड है। लेकिन इफ दे विल रजिस्टर एज अ कंपनी, तो उनकी लाइबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। यानी कि एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी या एट द टाइम ऑफ बैंकरप्सी, जब बिजनेस बंद होगा, तो सिर्फ उनकी जो अमाउंट इन्वेस्टेड है वो उनसे ली जा सकती है। उनकी पर्सनल बिलोंगिंग्स बिल्कुल सेफ रहेगी। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक क्या होता है? देखो, कंपनी रजिस्टर कराना इज अ लेंदियर प्रोसेस देन एज कंपेयर टू रजिस्टरिंग योर बिजनेस एज अ सोल ट्रेडर। क्यों लेंदियर प्रोसेस होता है उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन अभी ये समझ लो कि उसके अंदर बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन इन्वॉल्व होती है। अच्छे से, बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंटेशन क्यों इन्वॉल्व होती है? क्योंकि कंपनी के जो ओनर्स होते हैं ना, स्पेशली व्हेन वी टॉक अबाउट पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जिनके शेयर्स आपने सुने होंगे कि मैंने किसी फला कंपनी के शेयर्स ले लिए या फला कंपनी के शेयर्स बेच दिए, मुझे इतना फायदा हुआ, इतना नुकसान हुआ, जिनकी ट्रेडिंग या जिनके शेयर्स एक आम बंदा भी खरीद सकता है, उनको हम कहते हैं पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और उन कंपनीज के अंदर क्योंकि पब्लिक का पैसा इन्वॉल्व होता है, तो जाहिर सी बात है कि उनको उस एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी आपको अपने बिजनेस को रजिस्टर कराने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, जो डॉक्यूमेंटेशन है, वो भी बहुत ज्यादा करनी पड़ती है। सो देयर आर एसेंशियली टू टाइप्स ऑफ कंपनी है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड दूसरी है पब्लिक लिमिटेड कंपनी। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी आपकी जब फॉर्म होती है तो उसके जो शेयर्स हैं, अच्छा सर आपने 2-3 दफा वर्ड शेयर यूज कर लिया, हमें ये तो बताएं शेयर क्या होता है। तो मैं आपको बताता हूँ, शेयर्स बेसिकली एक डॉक्यूमेंट होता है। क्या होता है? शेयर एक डॉक्यूमेंट है। एक, आप अगर एक कंपनी का शेयर खरीदते हो ना, तो आपको क्या मिलता है? एक डॉक्यूमेंट मिलता है। और उस डॉक्यूमेंट की ओनरशिप की वजह से आपके पास आपकी एक इंटाइटलमेंट मिल जाती है। क्या इंटाइटलमेंट मिल जाती है? आपको उस कंपनी के कुछ परसेंटेज की हिस्सेदारी मिल जाती है। सर, हिस्सेदारी से क्या मतलब है? उस कंपनी की कुछ परसेंटेज ऑफ ओनरशिप मिल जाती है। सो लेट्स से अगर एक कंपनी के 10 शेयर्स हैं और मेरे पास उस कंपनी के 5 शेयर्स मैंने खरीद लिए, तो उसका मतलब क्या है कि मैं उस कंपनी का 50% का मालिक बन गया हूं, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सिंप्लिसिटी। अगर मैं आपको कहूं कि एक और एग्जांपल कहूं कि एक कंपनी के 100 शेयर्स हैं और 100 शेयर्स में से मैंने 10 शेयर्स उस कंपनी के खरीद लिए, तो मैं अब उस कंपनी का 10% का मालिक बन चुका हूं। तो अ शेयर इज अ डॉक्यूमेंट विच डिस्ट्रीब्यूट द
ओनरशिप ऑफ अ कंपनी, और शेयर्स की भी बड़ी क्लासिफिकेशन होती है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आप क्या समझ लें, फॉर द टाइम बीइंग आप ये समझ लें कि भाई शेयर इज अ डॉक्यूमेंट विच डिस्ट्रीब्यूट द ओनरशिप ऑफ अ कंपनी। अगर मैं जाके आज किसी कंपनी का शेयर खरीदता हूँ, भले एक ही क्यों ना शेयर खरीदूं, अब इट डिपेंड्स कि वो कंपनी कितनी बड़ी है। अब जैसे एप्पल का मैं अगर एक शेयर जाके खरीद लूं, तो मैं 0.0000 पता नहीं कितने परसेंट का मालिक बनूं, मतलब 0 पॉइंट कितने जीरो लगे और उसके बाद शायद कोई न्यूमेरिक आए, उतने परसेंट का मालिक बनूंगा। लेकिन अगर कोई एक छोटी कंपनी है, जैसे मैंने आपको बताया कि उसके 1000 2000, वैसे 1000 2000 शेयर तो किसी भी कंपनी के नहीं होते, कम से कम भी जो शेयर होते हैं 10 20 हजार रजिस्टर होते हैं। लेकिन अज्यूम कर लेते हैं कि भाई अगर किसी कंपनी के 1000 शेयर हैं और मैंने 2000 शेयर 200 शेयर उस कंपनी के खरीद लिए, तो मैं उस कंपनी का 20% का मालिक बन जाऊंगा। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, एग्जाम्पल भी गिवन है कि भाई अगर एक कंपनी के पास, चलिए एग्जाम्पल यहाँ से पहले इस बात को कंप्लीट कर लेते हैं कि कंपनीज कितने किस्म की, दो किस्म की, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी एंड पब्लिक लिमिटेड कंपनी। अच्छा, द वर्ड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी सजेस्ट कि भाई ये एक प्राइवेट ग्रुप की कंपनी है। सर व्हाट डू यू मीन बाय प्राइवेट ग्रुप? लेट्स से मैं कहता हूँ कि यार, एक तो ये फॉर्म थी ना कि मैंने और आशिक ने डिसाइड ये कर दिया कि सर हम दोनों मिलकर एक बिजनेस करते हैं, और हम दोनों ने एक पार्टनरशिप फॉर्म कर ली और पार्टनरशिप के थ्रू बिजनेस किया। हो सकता है अब हम लोग जब थोड़ा सा और एक्सपेंड करने जा रहे हों, तो अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे ज्यादा पैसे की जरूरत है, और ज्यादा पैसा सिर्फ ज्यादा पार्टनर्स, अगर मैं दो चार पार्टनर बढ़ा लूं तो उससे मेरी बात नहीं बनेगी, मेरे पास इतना पैसा नहीं आएगा जितने की मुझे जरूरत है या जितना मैं एक्सपेंड करना चाह रहा हूँ अपने बिजनेस को। तो मैं करूंगा कि मैं जनरल पब्लिक से जाके ना पैसा डिमांड करूंगा, और जब मैं जनरल पब्लिक से जाके पैसा डिमांड करूंगा, तो उस प्रोसेस को कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका शॉर्ट टर्म होता है आईपीओ। यानी कि जब भी एक कंपनी एज अ पब्लिक कंपनी अपनी शेयर्स को स्टॉक एक्सचेंज के अंदर रजिस्टर करती है फॉर द जनरल पीपल टू बाय दो शेयर्स, तो उसको हम लोग कहते हैं आईपीओ। ठीक है। अब प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के अंदर क्या होता है, प्राइवेट एज अ वर्ड सजेस्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इसके अंदर एक फैमिली होती है, जो आपने सुना होगा, अगर एक फैमिली ओन्ड बिजनेस बहुत बड़ा हो जाए, जो कि हो भी जाता है, काफी ऐसे पाकिस्तान के अंदर तो बैंक है जो कि फैमिली ओन्ड है। तो लिटरली बैंक तो चलाना आसान नहीं है, बहुत ज्यादा पैसा आपको चाहिए होता है बैंक चलाने के लिए, बट दे आर फैमिली ओन्ड बैंक्स, और वो प्राइवेट लिमिटेड बैंक्स की तरह एग्जिस्ट कर रहे हैं। एंड सिमिलरली सेम अबाउट कंपनीज एज वेल, इवन आपको काफी कंपनीज जो है दुनिया भर में ऐसी मिलेंगी जो बहुत बड़ी कंपनीज है, but they are operating as a private limited company. And when I say as a private limited company, what I meant to say is कि भाई वो किसी एक फैमिली का बिजनेस है। समझ लीजिए ज्यादातर जितने आपको प्राइवेट लिमिटेड बिजनेस दिखेंगे वो आपको दिखेंगे कि फैमिली बिजनेसेस है। उसमें जो शेयर की डिस्ट्रीब्यूशन है वो फैमिली के पास ही है, कि भाई कुछ शेयर जो है वो अब्बा के पास है, कुछ शेयर जो है वो बेटे के पास है, कुछ बेटे की बीवी के पास है, कुछ बेटे के बच्चे के पास है। इस तरीके से शेयर जो है वो क्या हुए में डिस्ट्रीब्यूट हुए में है। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, अगर आप अपने आप को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर कराते हो, तो यू आर रिस्ट्रिक्टेड टू सेल योर शेयर्स टू द जनरल पब्लिक। आप जनरल पब्लिक को एज अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अपने शेयर्स सेल नहीं कर सकते। यू कैन ओनली सेल योर शेयर्स टू योर फ्रेंड्स एंड टू योर फैमिली, दैट इज इट। यानी कि इफ आई एम फॉर्मिंग अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो मेरे पास सिर्फ पैसा कहाँ से आ सकता है, या मैं अपने दोस्त को वो शेयर्स भेज दूं, या अपने किसी जानने वाले रिश्तेदार को शेयर्स भेज दो, वहां से पैसा ले आओ। सिमिलरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का जो शेयर कैपिटल है, जो उनका ऑथराइज शेयर कैपिटल है, वो $50,000 से ज्यादा नहीं हो सकता, या इसको आप 50,000 शेयर्स भी काउंट कर सकते हो कि 50,000 शेयर से ज्यादा नहीं हो सकता। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि ये शेयर्स ये जनरल पब्लिक को इशू नहीं कर सकते, और ना ही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज के अंदर ट्रेड होता है। अच्छा, स्टॉक एक्सचेंज अगर किसी को ना पता हो, तो ये बेसिकली एक ऑर्गेनाइजेशन होती है जहां जितनी भी पब्लिक कंपनीज हैं उनके शेयर्स ट्रेड होते हैं। तो लेट से अगर मैं कहता हूँ कि यार मुझे एप्पल का शेयर खरीदना है या बेचना है, तो आई हैव टू डू दैट ट्रांजेक्शन थ्रू अ स्टॉक एक्सचेंज। मेरे पास किसी, अब तो खैर सब कुछ इलेक्ट्रॉनिक हो गया है, तो मैं इलेक्ट्रॉनिकली भी कर सकता हूँ, लेकिन पुराने जमाने के अंदर, और वो इलेक्ट्रॉनिक भी जो सॉफ्टवेयर वगैरह सारा होगा, वो पीछे से जो बैक होगा, जो इवेंचुअली जो बैकबोन होगी, जो ट्रांजेक्शन कर रही वो स्टॉक एक्सचेंज ही होती है, क्योंकि हर ट्रांजेक्शन आपकी स्टॉक एक्सचेंज से ही निकल के हो रही होती है, प्रोसेस हो रही होती है। तो पहले के जमाने में तो यू हैव टू गो देयर टू बाय शेयर्स एंड सेल शेयर्स, लेकिन अब के जमाने में इट्स इलेक्ट्रॉनिक। सिमिलरली प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के नाम के साथ आप देखोगे क्या अटैच होगा, एलटीडी अटैच हुआ होगा। तो अब इफ यू सी अ ब्रांड जिसके साथ आगे एलटीडी अटैच हुआ हुआ है, या समटाइम्स यू विल सी पीवीटी एलटीडी बैंक के आगे, तो इसका मतलब ये है कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इट्स अ फैमिली ओन्ड बिजनेस, जिसके शेयर्स एक फैमिली के अंदर सर्कुलेट कर रहे हैं।
जबकि ऑन दी अदर हैंड अगर पब्लिक कंपनी की बात की जाए तो पब्लिक कंपनी का तो सबसे जो मिनिमम शेयर कैपिटल है वो 50,000 होता है। समझेगा फर्क? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का मैक्सिमम शेयर कैपिटल 50,000 है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मिनिमम शेयर कैपिटल 50,000 है। सर फिर पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मैक्सिमम क्या होता है? पब्लिक लिमिटेड कंपनी का मैक्सिमम कोई नहीं होता, आप जितने चाहो शेयर्स इशू कर सकते हो, गिवन दैट कि आप उसको जो रेगुलेटिंग बॉडी है, रेगुलेटिंग बॉडी से क्या मुराद, जो गवर्नमेंट की जो बॉडी या जो इंस्टीट्यूशन है जो कि ये सारा शेयर्स वगैरह का मामला देख रही है, उसके थ्रू आपको अपने शेयर्स को रजिस्टर कराना होता है कि भाई अब हम 50,000 शेयर्स हमने रजिस्टर करा लिए तो हम इसको पब्लिक में बेचेंगे। सिमिलरली फिर मैंने 1 लाख और शेयर रजिस्टर करा लिए तो मैं 1 लाख शेयर्स और जो है वो पब्लिक को बेच सकता हूँ। सो देयर इज नो मैक्सिमम कैपेसिटी फॉर public limited company, but the minimum number of shares or the minimum share capital should be $50,000. And similarly, जिस तरह प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के शेयर्स पब्लिक में नहीं जो है सेल कर सकते थे, for a public limited company you can sell your shares even to the general public, and obviously your shares are going to be traded in the stock exchange. तो मेरे पास अगर कोई एक शेयर पड़ा हुआ है तो मैं किसी अगले बंदे को, जो कि जनरल बंदा होगा, जनरल पब्लिक में से आम आदमी होगा, वो खरीद भी सकता है शेयर उस कंपनी के और उस कंपनी के शेयर्स को बेच भी सकता है। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कंपनी, प्राइवेट एंड पब्लिक, और हमने उसके डिफरेंस देख लिए कि प्राइवेट maximum share capital 50,000, normally family owned business cannot trade their shares to general public and they don't have their shares listed in the stock exchange. For the public limited company it's quite the opposite, minimum share capital 50,000, can be traded in the stock exchange, can sell their shares to the general public, and they have a what attached with their name, they normally have a PLC attached with their name, public limited company, बताने के लिए कि भाई ये क्या है, ये एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी, इट्स ओन्ड बाय द जनरल पब्लिक। देन अगर अपनी डिस्कशन को हम थोड़ा सा आगे लेके जाएं तो आपको ये तो समझ आ गया कि भाई शेयर्स क्या होते हैं, मैंने आपको ये भी समझा दिया स्टॉक एक्सचेंज क्या है, इट्स अ मार्केट प्लेस जहाँ पे जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते हैं। जिस तरीके से आपसे अगर मैं कहूँ कि ये दराज एक मार्केट प्लेस है ना, कि आप जाके कुछ को खरीद सकते हैं बेच सकते हैं, सिमिलरली अमेजोन भी एक मार्केट प्लेस है, आप एज ए सेलर भी रजिस्टर करा सकते हो, एज ए बायर भी रजिस्टर करा सकते हो और चीजों को खरीद बेच सकते हो। सिमिलरली स्टॉक एक्सचेंज भी एक मार्केट प्लेस है जहाँ पे शेयर्स की ट्रेडिंग होती है, शेयर्स को आप बेचते हो और शेयर्स को आप क्या करते हो, खरीद लेते हो। अच्छा, और यहाँ पे यही मैंने आपको जो एग्जांपल पे मैं बात कर रहा था कि भाई अगर एक बंदे के पास 10,000 शेयर्स हैं और क्या कहते हैं उसमें टोटल लेट्स से कंपनी के 50,000 शेयर्स और उसमें से वो 10,000 अगर खरीद ले तो उसकी ओनरशिप कितनी हो जाएगी, 20% उसकी ओनरशिप हो जाएगी। एंड सेम गोज ऑन कि अगर वो ज्यादा खरीदे तो उसकी ओनरशिप भी उस कंपनी की ज्यादा हो जाएगी। अच्छा, अब जो बड़ी एक इंपॉर्टेंट बात आपने दिमाग में रखनी है वो रखनी है कि पब्लिक लिमिटेड कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। सर व्हाट डू यू मीन बाय कैपिटल स्ट्रक्चर, ये तो बात हमने सुनी नहीं है। नहीं, आपको बात पता है, जो आप सोल ट्रेडर के अंदर या पार्टनरशिप के अंदर एसओएफटी के अंदर इक्विटी सेक्शन बनाते थे ना, सोल ट्रेडर का तो बहुत ही सिंपल होता था, ओपनिंग कैपिटल प्लस प्रॉफिट फॉर ईयर लेस ड्रॉइंग एड एडिशनल कैपिटल एंड यू विल गेट दी क्लोजिंग कैपिटल। एंड पार्टनरशिप के अंदर हम कहते थे कि पार्टनर्स के कैपिटल और करंट अकाउंट के बैलेंसेस को लिख लो तो यू विल गेट द इक्विटी वाली फिगर। कंपनी का जो इक्विटी स्ट्रक्चर होता है, जो कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इनफैक्ट थोड़ा सा कहना ज्यादा होगी, थोड़े से थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है समझने के लिए। अब सर एक एक करके करेंगे कि भाई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में अगर 50,000 से ज्यादा हो फिर क्या होता है, फिर रुक जाती? नहीं नहीं, ऑथराइज ही नहीं होता, दे आर नॉट ऑथराइज टू हैव मोर देन 50,000 शेयर्स। आपके शेयर्स आप खुद थोड़ी बना रहे हो, आपके शेयर्स आप इशू करवा रहे हो फ्रॉम दी रेगुलेटिंग बॉडी, जैसे पाकिस्तान के अंदर इट्स SCCP, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान, तो वो आपको एज ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी 50,000 शेयर से ज्यादा इशू नहीं करेगी फॉर अ प्राइवेट अच्छा। लिमिटेड कंपनी। अच्छा, तो अब जो इक्विटी स्ट्रक्चर पे हमने बात की कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर, उसमें देखो इक्विटी है क्या, इक्विटी इज के भाई कितना पैसा इन्वेस्टर्स ने, ओनर्स ने बिजनेस के अंदर डाला हुआ है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी तो हमने बोला कि भाई जो सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ इक्विटी है जो कि हर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के अंदर आपको दिखेगी, दैट इज दी शेयर्स। और शेयर्स की कुछ क्लासिफिकेशन है जिसमें सबसे पहली क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर होती है ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल। अच्छा सर, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल क्या है? देखो अभी तक हम जिस शेयर की बात कर रहे हैं ना वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ही है। अब उसकी कुछ फीचर्स है जो कि हमें समझने हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल ना एक दिखेगा कैसा। तो देखो, ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल मैंने आपको बताया इट्स गोइंग टू बी अ डॉक्यूमेंट, एंड इनफैक्ट राइट नाउ आपके आज के जमाने में तो इट्स नॉट इवन अ डॉक्यूमेंट, इट्स ऑल ट्रेडेड डिजिटली और वो इलेक्ट्रॉनिकली ही रिकॉर्ड में कंपनीज के आ जाता है। बट नॉर्मली वी से कि भाई शेयर इज अ डॉक्यूमेंट। उस डॉक्यूमेंट के ऊपर क्या होगा, उस डॉक्यूमेंट के ऊपर सबसे पहले टाइप ऑफ शेयर होगी।
one type of share, and that is the first type of share that we are discussing is ordinary share. तो उस शेयर के ऊपर लिखा हुआ होगा कि मैं कौन सा शेयर हूँ, ऑर्डिनरी शेयर हूँ कि किसी और किस्म का शेयर हूँ, तो ऑर्डिनरी शेयर हो गया। देन उसके ऊपर कंपनी का नाम लिखा हुआ होगा कि मैं किस कंपनी का शेयर हूँ, ठीक है। एक तो कि मैं पहले शेयर का डॉक्यूमेंट हूँ, देन मैं किस कंपनी का शेयर का डॉक्यूमेंट हूँ, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एंग्रो लिमिटेड। एंड देन उसके आगे जो उसकी वैल्यू लिखी हुई होगी, लेट्स से यहाँ पे एंग्रो के शेयर की वैल्यू लिखी हुई है 50 रुपए, सो दैट वैल्यू ऑन द फेस ऑफ द शेयर इज रेफर्ड टू एज द फेस वैल्यू। जो शेयर के फेस के ऊपर प्राइस लिखी हुई होगी वो क्या होगी, वो उसकी फेस वैल्यू होगी। अच्छा, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम्हें शेयर जो मिलेगा वो 50 रुपए का ही कंपनी देगी, नहीं 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 नहीं, हो सकता है कंपनी तुम्हें शेयर 500 रुपए का दे, हो सकता है 5,000 का दे, हो सकता है वो 10 रुपए का भी दे दे, ये कंपनी के ऊपर है। लेकिन व्हाट वी हैव टू नो राइट नाउ इज दैट कि भाई कंपनी की जो शेयर के फेस के ऊपर जो वैल्यू होती है उसको हम लोग फेस वैल्यू कहते हैं। एंड अनदर नेम दैट इज गिवन टू दिस वैल्यू इज पार वैल्यू, इट्स पार वैल्यू। और फिर क्या डिफरेंस होता है सर, क्यों कंपनी ज्यादा में इशू करती है, कैसे कर सकती है, उस पर भी हम बात करते हैं। तो ऑर्डिनरी शेयर्स के कुछ फीचर होते हैं। लेट्स से आशिर आज गया और आशिर ने जाके कंपनी के कुछ ऑर्डिनरी शेयर्स खरीद लिए, तो आशिर ने अगर एक शेयर भी कंपनी का खरीदा है तो आशिर इज नाउ द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस। जिस बंदे के पास ऑर्डिनरी शेयर है कंपनी का, वो बंदा उस कंपनी का रियल ओनर है। एंड अगर ओनर है तो उसको क्या मिलेगा, उसको प्रॉफिट का कुछ हिस्सा मिलेगा। सारा प्रॉफिट तो नहीं मिलेगा ना, क्योंकि वो कुछ सर्टेन परसेंटेज की ओनरशिप रखता है, तो उसको कुछ सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मिलेगा। और वो जो सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट या सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट होता है उसको हम लोग कहते हैं डिविडेंड। डिविडेंड क्या है भाई, डिविडेंड इज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट्स जो कि किसको इंटाइटल्ड होता है, जो कि शेयर होल्डर को इंटाइटल्ड होता है, क्योंकि उसने कंपनी में इन्वेस्ट किया हुआ है। सो लेट्स से इफ आई वाज अ सोल ट्रेडर एंड आई वाज रनिंग माय बिजनेस बाय माय ओन, तो भी जो प्रॉफिट होता है वो मुझे मिलता है ना, मैं घर लेके जाता। सिमिलरली यहाँ पे भी एज अ कंपनी, एज अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, जो लोग पब्लिक लिमिटेड कंपनी के शेयर्स खरीदते हैं, स्पेशली जो ऑर्डिनरी शेयर्स खरीदते हैं, दे आर इंटाइटल्ड टू व्हाट, दे आर इंटाइटल्ड टू डिविडेंड्स, एंड डिविडेंड्स आर अ स्मॉल पोर्शन ऑफ प्रॉफिट। तो ये क्या है कि एक बंदा अगर ऑर्डिनरी शेयर जाके खरीदेगा तो उसको दो राइट्स होंगे, एक तो कि वो रियल ओनर बन जाएगा, दूसरा उसको डिविडेंड मिलेगा। और जब वो रियल ओनर बन जाएगा ना कंपनी का, तो एक बड़ा उसका अहम राइट जो उसको मिलेगा वो मिलेगा पार्टिसिपेशन इन द एनुअल जनरल मीटिंग। नाउ सर व्हाट डू यू मीन बाय एन एनुअल जनरल मीटिंग। देखिए जी, जो पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसके ऑपरेशंस बहुत ज्यादा वाइड है, ठीक है, और उसके ओनर्स भी बहुत ज्यादा है। भाई आज जाके मैं भी 10 शेयर एप्पल का खरीद लूं, नाउ आई एम ओनर। 50 शेयर जाके खरीद लूं एंग्रो लिमिटेड के, नाउ आई एम ओनर। लेकिन क्या मेरी उस बिजनेस के चलाने में कोई से है? भाई 50 शेयर पे कैसी से, कोई से वे नहीं है। सिंपल सी बात है, 50 शेयर तो कुछ भी नहीं है। अभी मैं 1% ऑफ कंपनी का भी मालिक नहीं हूँ। 50 छोड़ो, मैं अगर 500 शेयर भी खरीद लूं तब भी 1% ऑफ द कंपनी का मालिक नहीं हूँ। तो अब लेकिन यार अगर मैंने 500 शेयर भी खरीद लिया, चलो मैं 500 तो चलो छोड़ो, शायद मैं कम कह रहा हूँ, मैं 5,000 शेयर भी खरीदूं तब भी शायद मैं 1% का मालिक ना बनूं। लेकिन जब मैंने 5,000 शेयर खरीदे तो हो सकता है उनके अमाउंट 1-2 लाख रुपए बन गई हो, जो कि शायद मेरे लिए सिग्निफिकेंट। भाई मेरा तो स्टेक लग गया ना, मैंने तो कंपनी का शेयर खरीद लिया, तो उस कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया। अब मेरी तो उस कंपनी को चलाने में कोई से है ही नहीं, मैं तो कुछ डायरेक्ट कर ही नहीं रहा कि कंपनी कैसे चलेगी। तो अब यार ये तो गलत मामला है। आप एक जगह कह रहे हो कि एज अ ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आई एम द रियल ओनर ऑफ द बिजनेस, और मेरी कंपनी चलाने में कोई सही नहीं है, मुझसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा, कोई राय नहीं ले रहा। भाई मैं अगर 1% का ही सही ओनर तो हूं ना, मुझसे कोई तो पूछा आके। तो ऐसे ओनर्स को और उनके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए पब्लिक लिमिटेड कंपनी साल में एक दफा क्या कंडक्ट करवाती है, एनुअल जनरल मीटिंग कंडक्ट कराती है, जिसको आप एजीएम सुनते हो, जिसको आप क्या कहते हो, जिसको आपने शायद सुना वो एजीएम। अगर किसी के लाइक से कोई जाने वगैरह वाला बड़ी पब्लिक कंपनी के अंदर काम कर रहा हो तो एजीएम इज अ वेरी कॉमन टर्म दैट दे यूज, और एजीएम इज द एनुअल जनरल मीटिंग जो कि साल में पब्लिक लिमिटेड कंपनी एक दफा जरूर कंडक्ट करवाती है। अच्छा, अब इस एजीएम का जो सबसे मेजर पर्पस होता है, जो कि यहाँ पे समझने के लिए इंपॉर्टेंट है, वो इस एजीएम के अंदर होती है वोटिंग। वोटिंग किस चीज की सर, इलेक्शन थोड़ी हो रहा है, नहीं भाई इलेक्शन हो रहा है, लेकिन इस इलेक्शन के अंदर आप प्राइम मिनिस्टर सेलेक्ट नहीं करते। इस इलेक्शन के अंदर यू सिलेक्ट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी। जो एजीएम होती है, एनुअल जनरल मीटिंग, ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी साल में एक दफा कराती है, और इसके अंदर तमाम ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स को बुलाती है, चाहे 1% की ओनरशिप हो या 0.5% की ओनरशिप हो, वो आके अपना वोट कास्ट करते हैं। वोट कास्ट करते हैं किस चीज के लिए, टू सेलेक्ट डायरेक्टर्स। और डायरेक्टर्स करते क्या है,
डायरेक्टर्स ही तो कंपनी को चलाते हैं। तो लेट्स से इफ आई एम अ शेयर होल्डर, आई विल गो टू द एजीएम, आई डोंट हैव एनी डायरेक्ट से। मैं एंग्रो वालों को जाके ये नहीं कह सकता कि नहीं नहीं ये तो तुम गलत कर रहे हो, ये काम इस तरीके से नहीं करो, सऊदीया में तुम एक्सपोर्ट करो तो नहीं, सऊदीया में नहीं करो, दुबई में करो, नहीं नहीं नहीं, ये सब मेरा काम नहीं है करने का, और क्या पता मेरे पास एक्सपर्टीज भी ना हो करने की, तो वो नहीं सुनेंगे। लेकिन वो क्या बात सुनेंगे, एजीएम के अंदर जो मेरा वोट होगा वो काउंट करेगा किस चीज को सिलेक्ट करने में, डायरेक्टर को सिलेक्ट करने में। अच्छा अब मैं देखूंगा डायरेक्टर्स, ये समझो एक पूरा समझो इलेक्शन है, प्रॉपर इलेक्शन होता है कंपनीज के अंदर डायरेक्टर्स बनने के लिए, कि भाई मैं देखूंगा कि लेट्स से अगर 10 लोगों ने अपने आप को डायरेक्टर बनने के लिए नॉमिनेट किया है और 3 डायरेक्टर्स अगर सिलेक्ट होने हैं, तो मैं देखूंगा कि यार वो 10 डायरेक्टर जो नॉमिनेट हुए हैं उनकी क्वालिफिकेशन क्या है, उनका एक्सपीरियंस क्या है, वो कहाँ कहाँ काम कर चुके हैं और उनकी अचीवमेंट्स क्या क्या है, और उस बेस पे मैं अपना जो फेवरेट डायरेक्टर होगा उसके लिए वोट कास्ट करूंगा। और अगर तो उसको ज्यादा वोट्स पड़े तो वो डायरेक्टर बन जाएगा, अगर ज्यादा वोट्स नहीं पड़े तो जिसको ज्यादा वोट्स पड़ेंगे वो डायरेक्टर बन जाएगा। एंड डायरेक्टर के वर्ड के अंदर क्या रिप्रेजेंट होता है कि ये डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, किसको डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा, कंपनी के चलने के लिए डायरेक्शन प्रोवाइड करेगा। So directors are considered the very top hierarchy, at the very top of the hierarchy when we talk about the management of a public limited company। ठीक है, तो डायरेक्टर्स कौन होंगे, डायरेक्टर्स कंपनी चलाएंगे, और फिर डायरेक्टर जो है वो अपॉइंट करता है सीईओ को, सीएफओ को, सीएमओ को, जितने भी आपके ये सी सुइट ऑफिसर्स होते हैं, इन सबको कौन अपॉइंट करता है, इन सबको ये डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं। और डायरेक्टर को कौन अपॉइंट करता है, डायरेक्टर को शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। और शेयर होल्डर किस तरीके से अपॉइंट करते हैं, थ्रू वोटिंग अपॉइंट करते हैं, और जिस भी डायरेक्टर को ज्यादा वोट पड़ता है वो फिर ही एंड्स अप बिकमिंग द डायरेक्टर फॉर दैट पब्लिक लिमिटेड कंपनी। और उसका ऐसा नहीं कि वो डायरेक्टर बन गया तो वो डायरेक्टर रहेगा, हर डायरेक्टर का एक स्पेसिफिक टेन्योर होता है, और उस टेन्योर को पूरा करके जो है वो दोबारा से री इलेक्शन होता है। होल्डर चाहे तो किसी अगली एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर अगर उनको लगे कि भाई नहीं कोई डायरेक्टर सही काम नहीं कर रहा है या ये कंपनी के अंदर कोई मसला क्रिएट कर रहा है, तो वो उसको आउटकास्ट भी करा सकते हैं, वो उसको निकाल भी सकते हैं, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कंपनी की ओनरशिप किसके पास है, कंपनी की ओनरशिप तो शेयर होल्डर्स के ही पास। सो दे अपॉइंट द डायरेक्टर्स टू रन देयर कंपनी ऑन बिहाफ ऑफ themselves, क्योंकि उनको हर रोज नहीं जाना, उनको हर रोज जाके नहीं बताना, उन्होंने सिर्फ शेयर लिया, इन्वेस्टमेंट कर दी, नाउ दे वांट समवन कैपेबल इनफ टू रन द कंपनी। तो ऑर्डनरी शेयर होल्डर की जो फीचर्स है वो क्या है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट फीचर्स है और ये पेपर के अंदर आते हैं, ये मत समझना कि सर जो है यार ये इधर उधर की बातें करें, पेपर में नहीं बताते क्या आता है, पेपर में यही आता है, पेपर के अंदर ऑर्डनरी शेयर होल्डर के फीचर्स लिखने को आते हैं। और उसमें जब तुमसे पूछा जाएगा तो तुमने बताना है, क्या बताना है, ऑर्डनरी शेयर होल्डर्स आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, दे रिसीव डिविडेंड्स। ठीक है, डिविडेंड्स क्या होते हैं मैंने आपको बता दिया, स्मॉल पोर्शन ऑफ द प्रॉफिट्स, दे हैव वोटिंग राइट्स टू इलेक्ट द डायरेक्टर हु विल रन द कंपनी। ये हो गया क्या आपका, ये हो गया आपका ऑर्डनरी शेयर होल्डर, वो बंदा जिसके पास ऑर्डनरी शेयर होगा उसके क्या क्या राइट्स होंगे। लेकिन क्या उसके सिर्फ राइट्स ही होंगे, कोई उसकी ऑब्लिगेशन नहीं होगी, नहीं भाई जाहिर सी बात है ऑब्लिगेशन भी होगी व्हेन यू आर बाइंग अ शेयर। ऑब्लिगेशन जाहिर सी बात है इतनी नहीं होती क्योंकि पैसा वो दे रहा है, तो उसको ऐसा नहीं है कि कुछ उसको फिक्स काम कोई करना है। इवन एजीएम भी ऑप्शनल होती है, वो चाहे तो अटेंड कर ले चाहे ना करे, कोई नहीं, उसका वोट जो है जाया हो जाएगा और कुछ नहीं होगा, लेकिन ऑप्शनल होती है वो भी। लेकिन जो एक ऑब्लिगेशन या जो एक समझ लो डिसएडवांटेज है of becoming an ordinary shareholder, because you have as I told you you can have multiple type of share। तो अब अगर आपके पास ये चॉइस आती है कि आप ऑर्डिनरी शेयर होल्डर बनो या प्रेफरेंस शेयर होल्डर बनो, जिस पे अभी मैं डिस्कशन करूंगा कि प्रेफरेंस और ऑर्डिनरी में क्या फर्क होता है, तो यू हैव टू सिलेक्ट ना। अब ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को अगर कंपनी बैंकरप्ट होती है तो भाई यू आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, और अगर यू आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस तो जो लॉस है वो भी सबसे ज्यादा किसको बेयर करना पड़ता है, रियल ओनर को बेयर करना पड़ता है। सो एट द टाइम ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, या जिसको हम लोग इंसॉल्वेंसी भी कहते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ भी होगा वर्ड, आई बिलीव कहाँ पे लिखा हुआ है इंसॉल्वेंसी, ये भी बैंक्रप्सी की तरह ही होती है, इट्स द सेम वर्ड फॉर बैंक्रप्सी, यू कैन कॉल इट बैंक्रप्सी, यू कैन कॉल इट इंसॉल्वेंसी, ये बोथ रिप्रेजेंट द सेम थिंग। इन टाइम्स ऑफ इंसॉल्वेंसी जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर उसके पैसे को सबसे आखिरी अहमियत दी जाती है। तो लेट से कंपनी बैंकरप्ट हुई और कोर्ट में मामला चला गया, या इवन अगर कंपनी खुद भी मामले को रिजॉल्व कर रही है, तो सबसे पहले द कंपनी विल पे टू द शॉर्ट टर्म डेट, जिसमें आपके क्रेडिटर्स हो गए, आपका ट्रेड पेबल हो गया, अगर आपका बैंक का कोई ओवरड्राफ्ट है वो हो गया, अगर आपका कोई एक्रूड एक्सपेंस हो गया, तो जितने भी शॉर्ट टर्म आपकी करंट लाइबिलिटीज है सबसे पहले कंपनी उनको पे करेगी। देन द कंपनी विल पे टू द सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म डेट्स। सिक्योर्ड लॉन्ग टर्म डेट्स का क्या मतलब है कि ऐसे उधार
जो कि आपने लिए थे कुछ चीज सिक्योरिटी पे रखवा के। जैसे मैंने एक बैंक से 10 करोड़ को उधार रख लिया हुआ है, लेकिन अपनी एक जमीन उसको गिरवी रखवाई हुई थी, तो मैं पहले उस बैंक का लॉन्ग टर्म लोन जो है पूरा पे करूंगा जिसके पास मैंने कुछ सिक्योरिटी रखवाई थी। उसके बाद मैं अगर कोई ऐसा मैंने लॉन्ग टर्म लोन लिया हुआ था जो कि अनसिक्योर्ड था, उसके बदले में कोई सिक्योरिटी नहीं थी, उसको पे ऑफ करूंगा। उसके बाद जो मेरा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल होगा, अभी हमने डिस्कशन नहीं किया लेकिन अभी सिर्फ सुन लो, मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को उसके पैसे पे करूंगा। क्या होता है अभी थोड़ी देर में उसके ऊपर आ जाऊंगा। एंड देन एट लास्ट, जो समझने की बात है, जो पॉइंट मैं क्रिएट करना चाह रहा हूँ वो क्या है, एट लास्ट आप किसको पैसे देते हो? ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को पैसे देते हो जब इंसॉल्वेंसी हो जाती है। और अगर वो भी बचते हैं तो देते हो, अगर नहीं बचे, लेट से प्रेफरेंस शेयर होल्डर तक ही पैसे पूरे हो गए, तो यू डोंट पे एनीथिंग टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर। नाउ व्हाई यू डोंट पे एनीथिंग टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर? क्योंकि सिंस वी सेड कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस, अगर कोई चीज ऊपर नीचे हो है तो उसकी जिम्मेदारी इन्हीं की है। अब इसका आर्ग्यूमेंट आता है, नहीं सर वो तो बिजनेस नहीं चलाते, उन्होंने तो सिर्फ इन्वेस्ट करके वो तो बैठे हुए थे, वो तो कुछ उनकी सही नहीं थी। नहीं भाई, दे अपॉइंटेड द डायरेक्टर्स, और उन डायरेक्टर्स की डायरेक्शन पे कंपनी चली है। अब अगर उन्होंने सही डायरेक्टर्स डोमिनेट नहीं किए, ऐसे डायरेक्टर्स डोमिनेट कर लिए जिनसे एक कंपनी नहीं चली और कंपनी को बैंकरप्ट होना पड़ गया, तो अल्टीमेटली गलती तो उन्हीं की है ना। दे शुड हैव चूजन अ मोर क्रेडिबल डायरेक्टर जो कि ज्यादा सीरियसली अपने काम करता। तो दैट इज व्हाई वी से कि इवेंचुअल जो सबसे एंड में इंसॉल्वेंसी के टाइम में जो सबसे एंड पे पेमेंट होती है वो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर की होती है, वो भी अगर पैसे बच जाए। एंड तो सिमिलरली शॉर्ट जब टर्म प्रॉफिट डेट भी में डिस्ट्रीब्यूट सैलरीज हो, भी होती हाँ, अगर किसी एम्प्लॉय की सैलरी फंसी हुई है तो ऑब्वियसली या दैट्स अक्रूड, दैट्स नॉट अ शॉर्ट, या यू कैन कॉल इट करंट लायबिलिटी। ऑब्वियसली अगर अक्रूड सैलरी है तो वो भी काउंट होती है उसके अंदर। तो सिमिलरली जिस तरीके से एट द टाइम ऑफ इंसॉल्वेंसी लास्ट प्रायोरिटी इज गिवन टू द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर, सिमिलर टू दैट इवन एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, जब प्रॉफिट भी डिस्ट्रीब्यूट होते हैं तो लास्ट प्रायोरिटी किसको दी जाती है? लास्ट प्रायोरिटी तब भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को दी जाती है। क्यों सर? क्योंकि सबसे पहले यू पे ऑफ, भाई प्रॉफिट होता है तो उसमें से सबसे पहले यू पे ऑफ टू योर प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अभी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर पे बात करेंगे, तो इसको प्रेफरेंस शेयर होल्डर कहते ही इसलिए हैं क्योंकि हर दफा प्रेफरेंस इसी को दी जाती है। अगर कंपनी बैंकरप्ट हुई तो भी पैसा पहले किसको मिल रहा है? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिल रहा है। अगर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो भी पैसे पहले किसको मिलने हैं? प्रेफरेंस शेयर होल्डर को मिलने हैं। एंड दोनों केसेस में जो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर है वो क्या है? वो पीछे रह गया है। तो अब जरा बात करते हैं, सर ये प्रेफरेंस शेयर होल्डर आपने बहुत दफा डिस्कस कर लिया, मुझे ये तो पता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर को क्यों प्रेफरेंस दी क्यों जा रही है, और क्या ऐसा मसला है कि भाई ऑर्डिनरी शेयर होल्डर जिसको आप कह रहे हो कि वो रियल ओनर है उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस नहीं दे रहे, बल्कि एक और बंदा जिसने प्रेफरेंस शेयर ऑफ द कंपनी खरीदा हुआ उसको आप ज्यादा प्रेफरेंस दे रहे हो या ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हो? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर होता है, सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि दे आर नॉट द रियल ओनर्स ऑफ द बिजनेस। The real owners of the business are only those people who have bought the ordinary shares for the public limited company. तो सर प्रेफरेंस शेयर होल्डर क्या होते हैं? सबसे पहले तो दे आर गिवन द प्रेफरेंस ओवर द ऑर्डिनरी शेयर होल्डर both at the time of distribution of profit as well as at the time of dissolution or at the time of bankruptcy or insolvency of a company। जब बंद भी हो रही होती है तब भी प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हम सर आंखों पे बिठाते हैं, एटलीस्ट ऑर्डिनरी शेयर होल्डर के मुकाबले में। एंड सिमिलरली अगर कंपनी प्रॉफिट्स भी डिस्ट्रीब्यूट कर रही है तो पहले प्रेफरेंस प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दी जाती है, एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड्स, दे रिसीव अ फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड्स। अभी मैं यहाँ पे ये टेबल बनाया है, मैं ये भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को कोई डिविडेंड नहीं मिलता। मैंने हो सकता है एक कंपनी के अंदर 50 लाख रुपए इन्वेस्ट किए हुए और साल खत्म हो जाए, पूरा साल खत्म हो जाए, अगला अकाउंटिंग ईयर लग जाए, सब कुछ कंपनी का हिसाब किताब पूरा खत्म हो जाए और मुझे एक रिसीव ना हो। क्वाइट अ पॉसिबिलिटी। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर अगर आप हो तो आपके साथ ये हो सकता है क्योंकि यू आर गिवन द लास्ट प्रायोरिटी। तो हो सकता है थोड़ा बहुत प्रॉफिट हुआ, वो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को भी पूरा हो गया, आपके में कोई प्रॉफिट ही नहीं बचा। तो ऑर्डिनरी शेयर होल्डर आर नॉट इंटाइटल्ड टू एनी फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड्स। दे विल ओनली रिसीव डिविडेंड इफ देयर इज सफिशिएंट प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इन द बिजनेस। अगर पब्लिक लिमिटेड कंपनी के पास इतना प्रॉफिट है तो उसको लगता है कि हाँ यार मैं ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड दे सकती हूँ, तो फिर वो उनको डिविडेंड देती है, अदरवाइज डिविडेंड नहीं देती है। अच्छा अब तुम लोग को अगर कोई सोचे कि सर हमने शेयर में इन्वेस्ट कर दिया और फिर वो कंपनी का तो फायदा है वो डिविडेंड ही ना दे,
और नहीं भाई, ऐसा थोड़ी किया है, वो जो डायरेक्टर है, क्योंकि वो डायरेक्टर को अपॉइंट तो तुम ही लोगों ने किया है ना, शेयर होल्डर ने, उसको पता है मैंने अगर इन शेयर होल्डर्स को डिविडेंड नहीं दिए, इनको खुश नहीं रखा, तो ये तो आके अगली एजीएम में मुझे हटा देंगे। सो ये हैज टू मेक श्योर कि आप लोग भी क्या रहो, खुश रहो, और वो इतने डिविडेंड आपको देते हैं कि आप लोग क्या रहो, खुश रहो। एक्सेसिव डिविडेंड भी नहीं देना चाहिए, अच्छा ये जनरल सी बात है, और ना ही इतना डिविडेंड कम भी नहीं देना चाहिए कि शेयर होल्डर जो है उसको गुस्सा आने लग गया। तो लेकिन लेकिन कहने का जो मकसद है वो क्या है, कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को ना ही तो कोई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलता है, अगर प्रॉफिट बचा तो डिविडेंड मिलेगा, किसी साल ज्यादा मिलेगा, किसी साल कम मिलेगा, और कुछ सालों में तो मिलेगा ही नहीं। जैसे कोविड के टाइम्स पे ज्यादातर कंपनीज ने डिविडेंड नहीं दिए थे क्योंकि प्रॉफिट कम हुए थे, तो वो उन्होंने किसी भी ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं दिया था। अच्छा, प्रेफरेंस शेयर्स की ना 4 फर्दर सब कैटेगरीज है, उस पर बात करते हैं। लेकिन इससे पहले कि हम आगे बात करें, एक बड़ा ही रिपीटेड सा थ्योरी का सवाल कभी 4 मार्क, कभी 3 मार्क, कभी 5 मार्क के लिए आ जाता है। वो होता है कि वो एग्जामिनर कहता है डिफाइन द मेजर डिफरेंसेस बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर, या ऑर्डिनरी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर। तो जो डिफरेंस करने का आएगा तो हम क्या कहेंगे, भाई ये देख लो, ये पूरा चार्ट आपके लिए बनाया हुआ है, ऐसा ही चार्ट मतलब पैराग्राफ फॉर्म में लिख के दे दोगे तो यू विल गेट फुल मार्क्स इन दैट पर्टिकुलर थ्योरी क्वेश्चन। पहली बात क्या है, ऑर्डिनरी शेयर रियल ओनर है, प्रेफरेंस शेयर रियल ओनर नहीं है। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को वेरिंग डिविडेंड्स मिलेंगे, यानी किसी साल ज्यादा, किसी साल कम, और किसी साल मिलेगा ही नहीं। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को जनरली हम कहते हैं कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा। ऑर्डिनरी शेयर होल्डर को लास्ट प्रायोरिटी दी जाएगी बोथ एट द टाइम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एज वेल एज एट द टाइम ऑफ बैंकरप्सी या इंसॉल्वेंसी। जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, अच्छा ये नहीं लिख देना कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, नहीं 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 नहीं, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को ऑर्डिनरी शेयर होल्डर से ज्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। सो पेड बिफोर ऑर्डिनरी शेयर, ये मैंने लिखा हुआ है कि ऑर्डिनरी शेयर से इनको पहले पैसा दिया सर जाएगा। फिक्स देन डिविडेंड होगी ऑर्डिनरी, हाँ हाँ, फिक्स डिविडेंड अगर प्रेफरेंस शेयर का उस बहुत असल, अच्छी हुए प्रॉफिट्स पे। हाँ यही तो बात है सारी, के बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हो गए तो वो फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उतना ही जितना उनका रेट है, वो सारा फिर जो रिस्क नहीं, बेरर मैं है कह रहा दैट हूँ इज अगर नॉट। सिर्फ इतने हो कि शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज हो रही हो तो फिर फिक्स हाँ डिविडेंड तो नहीं अच्छा, हो। इस पे नहीं नहीं नहीं, फिर भी आपको फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड देना पड़ता है। अच्छा सर, उस साल देने के लिए पैसा ही नहीं है, फिर कहाँ से देंगे? तो आपको अगर उस साल आप डिविडेंड नहीं दे पाए तो आपको वो डिविडेंड प्लस अगले साल का डिविडेंड, दोनों सालों का डिविडेंड मिला के देना होता है। नहीं सर, दोनों सालों तक नहीं दे पाए, तो भाई वो जो डिविडेंड बन चुका है वो आपकी बुक्स के अंदर करंट लायबिलिटी की तरह रिकॉर्ड रहेगा जब तक आप उसको पे ऑफ ना कर दो। हाउएवर इट मे वेरी, अगर तो वो प्रेफरेंस शेयर की टाइप की आएगी, तो मैंने कहा शेयर की टाइप होती है, लेकिन नॉर्मली अगर नॉर्मली डिस्कशन हो रही है मेरी आपकी, और आप कहोगे जैसे आपका सवाल है, तो आपसे भी अगर कोई सवाल पूछे नॉर्मल, कोई फर्दर कैटेगरी नहीं, बस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का है, और उस पर कहा है कि भाई फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड इतना बनता था, और क्या कहते हैं जनाब, ये तो कंपनी के पास पैसे ही नहीं था उस साल इतना डिविडेंड पे करने का, तो अब क्या होगा? तो आपका जवाब होना चाहिए कि भाई ये जो भी डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को बनता तो कंपनी नहीं दे पाई, it will be recorded as a current liability in the books of accounts of the company until unless that dividend has been paid off। तो अगर वो 2-3 सालों तक भी नहीं पे ऑफ कर सकी तो वो 2-3 सालों तक एक्यूमुलेट होकर एज अ करंट लाइबिलिटी रहेगा, और कंपनी जब भी प्रॉफिट कमाएगी कंपनी को वो डिविडेंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर को देना पड़ेगा। सो दैट इज द थिंग। एंड देन लास्ट जो डिफरेंस है ऑर्डिनरी शेयर और प्रेफरेंस शेयर के अंदर, वो क्या है कि ऑर्डिनरी शेयर के पास एजीएम के अंदर जाके पार्टिसिपेट करने के वोटिंग राइट्स होते हैं, जबकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर के पास पार्टिसिपेशन के नॉर्मली एजीएम के वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। तो जब भी आपके पास आए ना सवाल ऑर्डिनरी शेयर वर्सेस प्रेफरेंस शेयर को कैपिटल कंपेयर कराओ, तो दीज आर द 4 पॉइंट्स व्हिच आर मोर देन इनफ, क्योंकि ज्यादा वो 2 पूछता है, 3 डिफरेंस पूछता है, इससे ज्यादा नहीं पूछता, व्हिच यू कैन राइट इन ऑर्डर डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्डिनरी शेयर होल्डर एंड प्रेफरेंस शेयर होल्डर। अच्छा, अब मैंने कहा था 4 प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, ये इतना ज्यादा नहीं आता कि टाइप्स कितने हैं, लेकिन आपके समझने के लिए बड़ी एक अच्छी बात है ताकि आपकी अंडरस्टैंडिंग आगे तक के लिए क्लियर हो जाए। एक तो देखो है क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, जो मैंने अभी आपको जवाब दिया ना। अच्छा, नॉर्मली मैं ये भी बात बता देता हूँ कि आपके पास बिफोर वी डिस्कस द 4 टाइप्स, जो नॉर्मली जो आपके पास प्रेफरेंस शेयर होता है, दे आर नॉर्मली क्यूमुलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। सर क्या मतलब क्यूमुलेटिव एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग से? अभी 2 मिनट में बात क्लियर हो जाएगी। क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर या क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर इज अ टाइप ऑफ प्रेफरेंस शेयर जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि अगर कंपनी एक साल डिविडेंड नहीं दे पाई तो उसको अगले साल देना है, अगले साल भी नहीं दे पाई तो वो क्यूमुलेटिव होता जा रहा है। क्यूमुलेटिव का मतलब पता है ना, ऐड ऑन होता जा रहा है, और कंपनी की करंट लाइबिलिटी के अंदर इंक्लूड होता जा रहा है, और कब तक इंक्लूड होता रहेगा? जब तक कंपनी उसके जो भी क्यूमुलेटिव जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर का डिविडेंड है वो उसको पे ऑफ नहीं कर देती, तब तक वो क्या होता जाएगा, एड ऑन होता जाएगा क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर की कैटेगरी में। बट इफ इट्स अ नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर, तो फिर सर क्या होगा? सिर्फ
हम्म। सर वो मेरे एक टीचर थे, सर अदील, उन्होंने कहा था कि ये सिलेबस से अब हट गया, ये क्या हट गया? क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस और नॉन ये क्यूमुलेटिव वगैरह। ये बिल्कुल, ये जो है आपकी उस पे थ्योरी के अंदर पहले सवालों में आता था, अब नहीं आता, इसीलिए मैंने कहा भी कि टेस्ट नहीं होता, लेकिन अपनी जो जी। अंडरस्टैंडिंग सही करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि क्यूमुलेटिव, नॉन क्यूमुलेटिव और जो चार कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो क्या है। बिल्कुल ये टेस्ट नहीं होता इतना ज्यादा, ठीक इसलिए है मैंने सर। शुरू में कह दिया ये टेस्टिंग इतनी नहीं होती उसमें। तो क्यूमुलेटिव में हमने बात ये करी कि भाई जो प्रेफरेंस शेयर का जो डिविडेंड है, वो डिविडेंड क्या होता जाएगा, वो डिविडेंड आपका ऐड ऑन होता जाएगा जब तक आप उसको पे ऑफ नहीं कर देते। जबकि जो आपका नॉन क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होगा, वो आपका एक साल में डिविडेंड बना 2,000 का प्रेफरेंस शेयर के ऊपर, अगर तो आपने पे ऑफ कर दिया, यानी कि कंपनी के पास इतना पैसा था कि वो दे देते उसको, उसके प्रेफरेंस शेयर होल्डर को उसका डिविडेंड, तो गुड है। अगर उतना पैसा नहीं था तो अगले साल कोई करंट लायबिलिटी कंपनी की क्रिएट नहीं हुई भी हो। एंड सिमिलरली जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है, एज द वर्ड सजेस्ट, कि भाई इसके पास वोटिंग राइट होता है और जाके एजीएम के अंदर पार्टिसिपेट कर सकता है। अब आप कहो सर फिर तो अगर एक पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर है और उसके पास यानी वोटिंग राइट भी है, तो फिर तो इससे बेहतर ऑर्डिनरी शेयर होल्डर तो फिर बुरा मान जाएंगे। वो कहेंगे यार हमारे पास एक ही तो ऐसी चीज थी जिससे हम लोग जो है वो अपने आप को बेहतर फील कराते थे, क्योंकि डिविडेंड हमें बाद में मिल रहा है, इंसॉल्वेंसी के टाइम पे हमें एंड में पैसा मिल रहा है, तो कम से कम ये कहते थे कि यार हम एजीएम में हमारे पास वोटिंग राइट्स तो हैं। तो फिर ये पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के बाद तो फिर वो कोई ऑर्डिनरी शेयर खरीदेगा ही नहीं, सब कहेंगे हमें पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर दो, ताकि हमारा जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो भी फिक्स हो जाए और जो है जनाब क्या कहते हैं हमें वोटिंग राइट भी मिल जाए। तो भाई ये जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होता है, ये नॉर्मली जो है आपको कंपनीज नॉर्मल सिचुएशन के अंदर ऑफर नहीं करती हैं। ये फिर कंपनीज कब ऑफर करती है, अगर एक कंपनी को पता है कि यार हमें किसी भी तरीके से एक XYZ अमाउंट जनरेट करनी है, अगर हम ये अमाउंट जनरेट नहीं कर पाए हमारी कंपनी बंद हो जानी है, डायरेक्टर्स को पता चल चुका है। तो अब जब वो कंपनी जनरल पब्लिक के पास जाएगी, तो आपको लगता है जनरल पब्लिक इतनी पागल है पैसा लगाए, जब अगर उसको मार्केट में ये बात ऑलरेडी आउट है कि भाई ये तो कंपनी जो है ऑन द वर्ज है, अगर इसके पास इतने पैसे नहीं आए तो ये तो वैसे ही डूबने वाली है, तो ऐसी कंपनी में आप और मैं कभी भी पैसा इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो ऐसी केसेस के अंदर कंपनी जो बड़े इन्वेस्टर्स होती है, क्योंकि कंपनी को पता होता है, स्पेशली डायरेक्टर्स को पता होता है कि भाई ये बंदा है जो कि हमें अभी हमसे शेयर्स खरीद के जो है ना हमें इतने पैसे रातों रात ट्रांसफर कर सकता है, और ये खरीदता भी रहता है शेयर्स, तो हम इससे पास जाते हैं। जब वो कंपनी उस इन्वेस्टर के पास जाएगी, तो इन्वेस्टर भी कोई मामू आदमी तो है नहीं ना, उतना बड़ा अगर वो पैसे रख के बैठा हुआ है तो जाहिर सी बात है आदमी तो वो भी चला के, वो कहेगा यार नहीं नहीं नहीं, मैं आपके ऑर्डनरी शेयर क्यों खरीदूं, मैं क्यों अपना पैसा पानी करूं आपको पैसे देके, मुझे तो पता है आप बैंक होने वाले हो। तो वो डायरेक्टर कहेगा नहीं सर आप नहीं मदद करेंगे तो कौन मदद करेगा। तो पार्ट जो अगला जो इन्वेस्टर होगा वो कहेगा चलो मैं तुम्हारी कंपनी को तुम्हारी अमाउंट देता हूं जो तुम मांग रहे हो, लेकिन मुझे मेरा रिटर्न सिक्योर करना है तो मुझे तुम प्रेफरेंस शेयर दो। तो कंपनी कहेगी सुभान अल्लाह सर आप ले लें, बिल्कुल प्रेफरेंस शेयर लेने कोई मसला नहीं है, लेकिन वो कहेगा एक मिनट रुको भाई, ठीक है रिटर्न तो मेरा मैंने वो कर लिया, क्या कहते हैं सिक्योर कर लिया, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मुझे दोगे तुम लोग, लेकिन मैं इतने पैसे तुम्हें दे रहा हूं तो आई हैव टू मेक श्योर कि कंपनी की पॉलिसीज भी ऐसी बने जो कि मेरे लिए सुटेबल हो, ठीक है, जो कि मैं उसको देख सकूं, मैं जो कंपनी की पॉलिसीज है उसको मॉनिटर एटलीस्ट कर सकूं, या मेरे मर्जी का बंदा एटलीस्ट पॉलिसीज बैठ के बना रहा हूं। ठीक है, तो उस केस में वो क्या कहेगा, वो कहेगा कि मुझे वोटिंग राइट्स भी दो इन शेयर्स के साथ, मेरा रेट ऑफ डिविडेंड भी फिक्स करो, मुझे वोटिंग राइट भी दो, तो मैं तुम्हें पैसे दूंगा, वरना मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा। अब कंपनी को पता है भाई टेक गिव और टेक ऑफर है कि भाई या तो मान जाओ या फिर घर जाओ, तो उनको कभी कभार इस तरीके के जो क्यूमुलेट जो पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंशियल होते हैं इस तरीके की डायर सिचुएशंस के अंदर इशू करने पड़ते हैं, अदरवाइज दे आर नॉर्मली नॉट इशूड इन दी नॉर्मल सिचुएशन। और नॉन पार्टिसिपेटिंग तो मैंने आपको बता दिया। अच्छा जनरली जो मैंने आपको बात बोली है ना, जो आपको नॉर्मली जो पता होनी चाहिए जब भी आप प्रेफरेंस शेयर देखो, तो पार्टिसिपेट जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं दे आर नॉर्मली नॉन पार्टिसिपेटिंग, तभी मैंने यहाँ डिफरेंस के अंदर लिखा हुआ है कि दे डोंट हैव एनी पार्टिसिपेशन इन एजीएम। प्रेफरेंस शेयर के लिए जो मैंने यहाँ डिफरेंस लिखा है देख ले क्या लिखा है, ऑर्डिनरी शेयर के बराबर में ऑर्डिनरी शेयर एजीएम में पार्टिसिपेट करेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर एजीएम में पार्टिसिपेट नहीं करेगा क्योंकि नॉर्मली नहीं करता। और इसी तरीके से जो नॉर्मल प्रेफरेंस शेयर होता है उसके डिविडेंड क्यूमुलेटिव होता है, यानी कि अगर आपने एक साल में पे नहीं किए तो यू हैव टू पे देम ऑफ इन दी वेरी नेक्स्ट ईयर, इस बात का आपको ख्याल रखना होता है। और सर हम कह सकते हैं कि ऑर्डिनरी शेयर होल्डर्स, ऑर्डिनरी शेयर जो है वो रिस्की हैं खरीदना, बिल्कुल ऑब्वियसली रिस्की है, बट दे आर लेकिन देखो अगर डिफरेंसेस में।
नहीं यार, ये देखो ये सब्जेक्टिव हो जाएगा फिर। ये सब्जेक्टिव हो जाएगा कि तुम्हें लगता है, हो सकता है रिस्क्यू, अगले बंदे को ना लगता होगा रिस्क्यू। और ज्यादातर तो इनफैक्ट बात ये है कि ऑर्डिनरी शेयर ही वो होते हैं, डिस्ट्रीब्यूट मार्केट में इशू होते हैं। तो नॉट राइट दैट रिस्की वाला पॉइंट, बिकॉज दैट इज प्योरली सब्जेक्टिव के किसी को लग रहा है सब ज्यादा रिस्की है, किसी को लग रहा है कम रिस्की है। तो हाँ दैट यू शुडंट राइट। हाँ, रेट ऑफ डिविडेंड के हिसाब से तुम्हारी बात गलत नहीं है। क्या तुमने जो अभी तक सुना उसके हिसाब से तुमने अगर ये जजमेंट बना ली कि आंसर ज्यादा रिस्की तो है, तो उसमें कोई शक नहीं है, बट दैट इज स्टिल सब्जेक्टिव, तो डोंट राइट इट इन योर एग्जाम। अच्छा जी, तो ये तो बात हो गई, ठीक है। 4 कैटेगरीज ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होती हैं, और नॉर्मली मैंने आपको बता दिया कि सवाल के अंदर अगर वो कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं करे, जो कि वो नहीं करता, अभी से बता रहा हूँ, ज्यादातर कैटेगरी स्पेसिफाई नहीं होती, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रेफरेंस शेयर का ना ही तो कोई वोटिंग राइट है, और इसके जो डिविडेंड है वो अलबत्ता क्यूमुलेटिव है, यानी कि वो हर साल अगर आप पे नहीं करोगे तो वो आगे कैरी ऑन होते जाएंगे। एंड हाउ डज अ प्रेफरेंस शेयर लुक लाइक? अ प्रेफरेंस शेयर लुक लाइक दिस। देखो अगेन, नाम है शेयर का कि मैं कौन सा शेयर हूं। जैसे ऑर्डिनरी शेयर के अंदर नाम था शेयर का कि मैं ऑर्डिनरी शेयर हूं, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है कि मैं कौन सा शेयर हूँ, प्रेफरेंस शेयर हूँ। कंपनी का नाम लिखा हुआ है कि मैं किस कंपनी का शेयर हूँ, अगेन उसकी फेस वैल्यू लिखी हुई है, यानी कि शेयर के फेस पे जो वैल्यू होती है उसको हम फेस वैल्यू कहते हैं, 50 रुपए लिखी हुई है। और उसके नीचे एक और चीज एडिशनल लिखी हुई है जो कि आपके ऑर्डिनरी शेयर के अंदर नहीं थी, और वो क्या है, वो एक रेट लिखा हुआ है। और वो रेट किसको स्पेसिफाई कर रहा है, वो रेट ऑफ डिविडेंड स्पेसिफाई कर रहा है, जो कि फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड है, जो कि प्रेफरेंस शेयर होल्डर को हर साल मिलेगा, चाहे प्रॉफिट ज्यादा हो या चाहे प्रॉफिट कम हो। एंड नॉर्मल सिचुएशन के अंदर इफ इट्स अ प्रेफरेंस क्यूमुलेटिव प्रेफरेंस शेयर होल्डर, तो फिर इवन अगर उसको एक साल में प्रॉफिट नहीं भी मिलते, उसको उसका फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड नहीं मिलता, तो वो फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड अगले साल में क्या हो जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा, आगे चला जाएगा। अच्छा, इसके आगे एक और चीज जो आपको समझनी है, वो होती है कि भाई प्रेफरेंस शेयर कैन ऑल्सो बी रिडीमेबल एंड नॉन रिडीमेबल। सर रिडीमेबल और नॉन रिडीमेबल से क्या मतलब है? देखो रिडीमेबल नॉन रिडीमेबल तो वैसे भी आपको समझ आना चाहिए। अगर कोई चीज लिखी हुई है ना कि कोई डॉक्यूमेंट, स्पेशली अभी क्योंकि हम बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स पढ़ रहे हैं कि भाई ये सारे तरीके हैं जिससे कंपनी पैसा रेज कर सकती है। कंपनी ऑर्डिनरी शेयर इशू बेच के भी पैसा रेज कर सकती है, कंपनी प्रेफरेंस शेयर बेच के भी पैसा रेज कर सकती है, और कंपनी और भी कुछ तरीकों से पैसा रेज कर सकती है, जिस पर अभी हम बात करते हैं। लेकिन जब भी लिखा हुआ हो ना कि कोई एक डॉक्यूमेंट, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिडीमेबल है, इसका मतलब ये होता है कि आप एट सम पॉइंट आफ्टर सम इयर्स उस डॉक्यूमेंट को दे के अपने इनिशियल पैसों को वापसी ले सकते हो। जिस तरीके से अक्सर लिखा हुआ होता है ना कि कुछ आपको कूपन्स वगैरह मिलते हैं, ये डिफरेंट ब्रांड्स वगैरह के, शॉपिंग वगैरह के लिए या खाने पीने के लिए, तो वो क्या होते हैं, वो रिडीमेबल होते हैं कि आप जाओ, लेट्स से यू बाय अ बर्गर फ्रॉम एनी स्पेसिफिक शॉप, और वहां जाके वो कूपन दो, तो वो कूपन के ऊपर आपको या तो ऑफ दे देगा या वो जो डील होगी वो दे देगा, व्हाट्सोएवर। तो ये क्या करा लिया आपने, कूपन को रिडीम करा लिया, ठीक है। आपके पास एक चीज पड़ी हुई थी, उसके जाके आपने उसके बदले में चलो खाना पीना ले लिया, कपड़े ले लिए, व्हाट्सएवर, आपने कुछ खरीद लिया या आपको कुछ मिल गया। सिमिलरली अगर एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट रिडीमेबल है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस बंदे के पास वो डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है ना, अब वो चाहे प्रेफरेंस शेयर भी हो सकता है, वो और भी किसी किस्म का फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट हो सकता है, बट इफ इट इज अ रिडीमेबल डॉक्यूमेंट, इसका मतलब यह है कि उस डॉक्यूमेंट की एक ना एक मेच्योरिटी डेट जरूर होगी। सर मेच्योरिटी डेट से क्या मतलब है, अभी बताता हूँ। जिस तरीके से आपने बैंक लोन तो पढ़ा है ना, बैंक लोन में आपने देखा है ट्रायल बैलेंस के अंदर अक्सर लिखा हुआ कि बैंक लोन रिपेबल एज एट लेट्स से 31 दिसंबर 2030। उस बात का मतलब क्या होता है कि ये जो बैंक लोन पड़ा हुआ है ये 2030 को कंपनी ने वापसी रिपे करना है। सिमिलरली तो उसका मतलब क्या हुआ, अभी 2025 चल रहा है, 5 साल बाद जो है आपने वो जो बैंक लोन है वो रिपे करना है। इस बात का मतलब ये हुआ कि ये लोन 5 सालों में मेच्योर हो जाएगा। मेच्योर होने से क्या मतलब है कि ये अब आपको रीपे करना पड़ेगा। एंड सिमिलरली अगर कोई प्रेफरेंस शेयर को मैं कहूं कि आपसे रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर है, तो इस बात का क्या मतलब है सर, इस बात का मतलब ये होता है कि जब वो जो ओनर है या जो इन्वेस्टर है जिसने आपसे आपका प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, अगर तो उसका रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर खरीदा है, तो उस शेयर की कोई ना कोई मैच्योरिटी डेट होगी। वो 2 साल भी हो सकती है, 4 साल भी हो सकती है, 5 साल भी हो सकती है। 5 सालों तक आपकी कंपनी उसको वो जो भी रेट ऑफ डिविडेंड आपने फिक्स रखा हुआ है वो पे करती रहेगी। और 5 सालों बाद जब वो बंदा अपना रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लेके वापसी आएगा आफ्टर द मेच्योरिटी डेट जो आप ही ने स्पेसिफाई करी है, तो the company will be liable to pay back that amount to the investor, या जो भी बंदा जो वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर लेके आया है, because he has came to redeem that share.
सिमिलरली आपके पास जो ये बॉन्ड्स होते हैं, ये थोड़ा सा बॉन्ड्स वाली हमारे इस अकाउंटिंग का पार्ट नहीं है, लेकिन जो आपके इवन गवर्नमेंट के बॉन्ड्स होते हैं जो कि लोग खरीदते हैं, वो भी इसी बेसिस पे खरीदते हैं कि भाई उनकी मेच्योरिटी डेट होती है 2 साल 3 साल, 2 3 सालों तक आपको गवर्नमेंट इंटरेस्ट पे करती है, एंड उसके बाद आफ्टर योर बॉन्ड हैज बिकम मेच्योर्ड यू कैन गो टू द गवर्नमेंट एंड आस्क देम कि भाई ठीक है, मैंने आपको इतने पैसे इनिशियली जमा कराए थे, ठीक है, आपने 3 साल तक मुझे इंटरेस्ट दिया, नाउ पे बैक मी द मनी दैट आई इनिशियली गिव यू। एंड सेम गोज फॉर बैंक लोन के भाई बैंक से मैंने लोन लिया हुआ था 5 सालों का, तो बैंक 5 साल बाद मेरे पास आ जाएगा कि भाई मैंने आपको ये लोन दिया था, नाउ पे बैक द अमाउंट दैट यू ओ मी, क्योंकि अब ये लोन जो है ये क्या हो गया, मेच्योर हो गया। तो नॉर्मली वी से कि जो प्रेफरेंस शेयर गिवन होता है, अगर तो एग्जामिनर कोई एक्स्ट्रा बात नहीं करता ना, जो कि अक्सर सवालों को कि नहीं करेगा प्रेफरेंस शेयर के हवाले से, वो जस्ट लिख देगा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो नॉर्मली वी से कि जो प्रेफरेंस शेयर आपके पास दिया हुआ होगा सवाल के अंदर, प्रेफरेंस शेयर जो दिया हुआ होगा सवाल के अंदर, वो सर हम कहते हैं कि प्रेफरेंस भाई 100% फिक्स्ड होता है डिविडेंड? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो रेट हो गया वही है, ज्यादा प्रॉफिट होंगे तो भी वही मिलेगा, कम होंगे तो भी वही मिलेगा। और फिर मैंने आपको बता दिया कि अच्छा, क्यूमुलेटिव नॉन क्यूमुलेटिव का फर्क आ जाता है, लेकिन ज्यादातर हम कहते हैं कि क्यूमुलेटिव ही होता तो है। अगर प्रेफरेंस शेयर मैच्योरिटी डेट कैपिटल, तक भी आपके प्रॉफिट्स नहीं बने जितने डिविडेंड है तो? हाँ तो अब जरा आप यही तो सुनिएगा, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होता है ना, ये रिडीमेबल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है। मैं भी यहाँ पे आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर कर देता हूँ। जो रिडीमेबल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है, दैट इज नॉट इंटाइटल्ड टू प्रॉफिट्स। सुनिएगा फिर से, रिडीमेबल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट कोई भी हो, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट या फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट का मैं वर्ड यूज करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि आपने अगली कंपनी को पैसे दिए, यू आर इन्वेस्टर, और आपने अगली कंपनी को पैसे देके एक डॉक्यूमेंट उससे खरीदा, एंड दैट डॉक्यूमेंट इंटाइटल्स यू टू सम फीचर्स, जिसके अंदर मेजरली हमारा कंसर्न रेट ऑफ रिटर्न होता है कि कितना पैसा हमें मिलेगा। अब वो अगर तो डॉक्यूमेंट रिडीमेबल है, तो दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ इक्विटी। क्यों सर वो पार्ट ऑफ इक्विटी क्यों नहीं है? क्योंकि रिडीमेबल डॉक्यूमेंट रिप्रेजेंट्स एन ऑब्लिगेशन, एंड hence so they shall be treated as a non-current liability rather than as a part of equity। तो अब जो तुम्हारा सवाल था कि सर 4 सालों तक हमने नहीं दी और रिडीम की डेट आ गई, तो भाई जब वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होगा ना आशिर, तो आप उसको अब दिमाग में रखो, रिडीम के वर्ड से आपने दिमाग में रखना है कि अब वो इक्विटी का पार्ट नहीं रहा। मैं इसी बात पे आने वाला था कि अब वो इक्विटी का पार्ट नहीं रहा, बल्कि अब वो नॉन करंट लाइबिलिटी है। जस्ट लाइक वॉट, अभी एक और चीज मैं पढ़ाऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। जस्ट लाइक डिबेंचर। डिबेंचर क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। डिबेंचर भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी इस्तेमाल करती है टू रेज द मनी, लेकिन डिबेंचर इज एन IOU डॉक्यूमेंट जिसमें कंपनी का नाम होता है, और जाहिर सी बात है प्राइस होती है कि ये कितने का डिबेंचर हम जो इशू कर रहे हैं, रेट होता है, लेकिन वो रेट ऑफ डिविडेंड नहीं होता, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, और उसके साथ साथ उसकी एक मेच्योरिटी डेट होती है। और वो मेच्योरिटी डेट लिखी हुई होती है कि आप 5 साल बाद जनाब आके मुझसे मेरे पैसे, जो आपने पैसे इनिशियली मुझे दिए हैं एज अ कंपनी, वो आप जाके मुझसे ले जाइएगा। तो ये जरा सा आप देखिए, दो डॉक्यूमेंट्स आशिर देखना, जरा गौर करना। एक डॉक्यूमेंट, ये दोनों प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है। ऑन द लेफ्ट इज अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल विच इज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, और इसकी कोई मेच्योरिटी डेट एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन ऑन द राइट यू कैन सी कि इसके अंदर मेच्योरिटी डेट भी होगी, एंड जो इसका जो रेट लिखा हुआ होगा, दैट इज गोइंग टू बी द रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड नॉट अ रेट ऑफ डिविडेंड। तो रिडीमेबल फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट जो होता है, दैट इज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। मैं इसको लिख भी देता हूं, इफ इट्स रिडीमेबल इट्स ट्रीटेड एज अ नॉन करंट लाइबिलिटी। तो इफ यू लुक एट एनी क्वेश्चन, रिसेंट वाले में तो नहीं, शायद अगर पुराने में दिख जाए तो दिख जाए कि प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ है अंडर द सेक्शन ऑफ नॉन करंट लाइबिलिटी, तो समझ जाना कि वो प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल है। एंड रिडीमेबल है तो सर रिडीमेबल से क्यों नॉन करंट लाइबिलिटी बन रहा है? भाई इससे नॉन करंट लाइबिलिटी बन रहा है क्योंकि 5 साल बाद 7 साल बाद जब उसने मेच्योर होना है, तो जो इनिशियल बंदा जिसने मुझे पैसे दिए थे, वो डॉक्यूमेंट लेके वापसी आ जाएगा और अपने पैसे डिमांड करेगा। सो इवन तो इन द लॉन्ग रन 7 सालों बाद ही सही, लेकिन पैसा तो मुझे देना है ना। एंड अगर पैसा मुझे देना है तो दैट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी फॉर द बिजनेस। तो अब जो तुम्हारा ओरिजिनल सवाल था सर फिर क्या होगा, मेच्योरिटी डेट आ गई
और क्या कहते हैं वो बंदा जिसने देखो जिस मैच्योरिटी डेट वाला जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसमें उस बंदा इन्वेस्ट नहीं कर रहा, उधार दे रहा है, तो वो तो फिर इंटरेस्ट कंपनी को हर हाल पे पे करना है। और इवन जो इसके ऊपर लेट से ये 1 लाख का अगर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है और 1 लाख का 12%, ये जो 12,000 बनता है, दिस इज नॉट गोइंग टू बी डिविडेंड, दिस इज एन इंटरेस्ट एक्सपेंस। तो कभी तुम्हें अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के नाम से आगे लिखा हुआ दिख जाए ना प्रेफरेंस इंटरेस्ट, तो या प्रेफरेंस, कभी कभार तो आपको ये भी दिख सकता है कि प्रेफरेंस डिविडेंड लिखा हुआ हो, लेकिन एक्सपेंसेस के अंदर, तो घबराना नहीं है भाई, कोई मसला नहीं है। प्रेफरेंस डिविडेंड एक्सपेंस के अंदर क्यों आ रहा है? क्योंकि वो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर था, एंड दैट इज अ व्हाट, दैट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। उसके ऊपर जो भी आपने रेट पे किया है एज अ कंपनी, दैट इज योर फाइनेंशियल एक्सपेंस। और ये पूरा 1 लाख किधर रिकॉर्ड होगा? एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। लेकिन जो तो रिडीमेबल नहीं है वो तो पार्ट ऑफ इक्विटी है, उसके ऊपर जो भी रेट है, ठीक है, फिक्स रेट अभी भी, फिक्स रेट दोनों में है, लेकिन फर्क समझो, क्योंकि अगर वो रिडीमेबल है तो इट्स अ नॉन करंट लायबिलिटी, और उसके ऊपर जो मैं रेट पे करूंगा दैट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस। लेकिन अगर वो नॉन रिडीमेबल है, लॉन्ग सोर्स ऑफ कैपिटल है, यानी कि उसको मुझे वापसी नहीं करना, रीपे नहीं करना, तो फिर उसके ऊपर भले फिक्स रेट ही है, लेकिन वो जो रेट ऑफ डिविडेंड है वो, उसको मैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स के अंदर काउंट करूंगा, उसको मैं एज ए एक्सपेंस शो नहीं करूंगा अपने पास। तो नॉर्मली, अच्छा सर, नॉर्मली जो प्रेफरेंस शेयर गिवन होता है वो कौन सा होता है? नॉर्मली आपके पास जो प्रेफरेंस शेयर होता है, वी से कि वो क्यूमुलेटिव है, यानी कि अगले साल चला जाएगा अगर आपने इस साल पे नहीं किया। वो जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग है, कि आपने उसके ऊपर कोई जो है वोटिंग राइट्स उस पर नहीं मिलेंगे, एंड वो नॉन रिडीमेबल है, जो नॉर्मली हमारे पास प्रेफरेंस शेयर लिखा हुआ होता है, अनटिल अनलेस कि आपको हिंट ना मिले कि भाई वो उसको किसी ने नॉन करंट लायबिलिटी के सेक्शन में लिखा हुआ है, या उसके इंटरेस्ट को, उसके डिविडेंड को जो है वो एज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस लिखा हुआ है, अनटिल अनलेस, अनटिल देन आप जो है इसको एज अ पार्ट ऑफ इक्विटी, एज अ लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल ही कंसिडर करोगे। दैट इज द डिफरेंस। अच्छा, बात हमारी आ गई थी फिर डिबेंचर के ऊपर। तो डिबेंचर भी मैंने आपको, अच्छा डिबेंचर का डॉक्यूमेंट नहीं बनाया हुआ तो मैं बना के दिखा देता हूँ। डिबेंचर का डॉक्यूमेंट और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के डॉक्यूमेंट मुझे बताओ, जो रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का मैंने तुम्हें डॉक्यूमेंट बना के दिखाया है। अच्छा ये ना, ये डिबेंचर भी है, अच्छा इसके ऊपर डिबेंचर ही लिखा हुआ है, इसके ऊपर मैं प्रेफरेंस शेयर भी लिख सकता हूँ, और दोनों के अंदर कोई फर्क नहीं है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अगर रिडीमेबल है तो वो भी नॉन करंट लायबिलिटी है, डिबेंचर है अगर तो वो भी रिडीमेबल है, उसकी भी मेच्योरिटी डेट है, वो भी नॉन करंट लायबिलिटी है। दोनों का जो भी रेट है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, और वो जितना भी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी अमाउंट बनाएगा, दैट इज अ फाइनेंशियल एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, एंड हेंस इट विल बी रिकॉर्डेड एज अ इंटरेस्ट। और दोनों ही आपको पैसा रेज करके दे रहे हैं, बट क्योंकि आप एक उधार की फॉर्म में पैसा रेज कर रहे हो, सो दैट विल बी रिकॉर्डेड एज अ नॉन करंट लायबिलिटी। तो एक सवाल आपका ये भी आता है, जो ये तो बड़ा रिपीटेड सवाल है, वो कहता है कि बिजनेस को फाइनेंस की जरूरत है, कोई लेट से मशीनरी खरीदनी है, कोई लैंड एक्वायर करना है, और उसके लिए उसके पास दो ऑप्शन है, या तो 5 लाख रुपए के शेयर इशू कर दे, या 5 लाख रुपए का डिबेंचर जो है वो इशू कर दे। तो आपने कंपेयर करना होता है, आप कंपेयर, और डिबेंचर का रेट ऑफ इंटरेस्ट वो बता देता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो आप कहते हो कि भाई वो ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल इशू करेगा तो लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है, रीपे नहीं करना, डिबेंचर जबकि रीपे करना है। फिर सिमिलरली आप कहते हो कि ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल अगर इशू करेगा तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि ऑब्वियसली यू विल हैव टू लुक फॉर इन्वेस्टर्स, एंड इट्स डिफिकल्ट टू लुक फॉर इन्वेस्टर रादर देन टू लुक फॉर लेंडर्स। लोग उधार देने के लिए ज्यादा रेडिली अवेलेबल होते हैं देन एज कम्पेयर टू पीपल हु आर विलिंग टू इन्वेस्ट। तो उसके अंदर और जब आप शेयर इशू करते हो तो फिर जैसे मैंने आपको बताया था कि यू कांट जस्ट गो एंड इशू योर शेयर्स, आपको उसके लिए एक पूरा डॉक्यूमेंट और डॉक्यूमेंट बनाने पड़ते हैं, और जो है गवर्नमेंट की जो नेवर एंडिंग पॉलिसीज और टर्म्स एंड कंडीशंस है उनको फुलफिल करना पड़ता है। तो इट्स क्वाइट कंपैरेटिवली लॉन्गर एज कंपेयर टू रेज अ डेट, और एज कंपेयर टू गेट मनी बाय टेकिंग अ लोन व्हिच इज थ्रू डिबेंचर। फिर आप कहोगे कि यार इक्विटी डिबेंचर के वाला ऊपर प्रेफरेंस आपको शेयर है हम्म, ये नॉन रिडीमेबल है। ये नॉन रिडीमेबल, बिल्कुल मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, ये नॉन रिडीमेबल अच्छा, लॉन्ग टर्म सोर्स ऑफ कैपिटल है। और रिडीमेबल और डिबेंचर में क्या फर्क है? कोई फर्क नाम नहीं क्यों? है, कोई नाम कोई क्यों? नाम, नाम के अलावा कोई फर्क नहीं है। बोथ आर नॉन करंट लायबिलिटी, दोनों का जो रेट है वो फिक्स है, और दोनों की जो रेट की जो भी अमाउंट बनेगी दैट इज अ इंटरेस्ट एक्सपेंस, यानी कि आपका फाइनेंशियल एक्सपेंस है। और क्या कहते हैं, दोनों की मैच्योरिटी डेट होगी, एंड आफ्टर दैट मैच्योरिटी डेट आपको जो है वो पैसा जिस भी बंदे से आपने जो है, जिसको आपने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल या मे बी लेटेड डिबेंचर इशू किया था, उसको वापसी करना पड़ेगा। तो दोनों तो कोई फर्क दोनों नहीं है। आई ओ सर्टिफिकेट होता है। नहीं,
जब हम डिबेंचर को एक्सप्लेन करते हैं तो हम आईओयू सर्टिफिकेट लिखते हैं, बट या फॉर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वी डोंट राइट टू सर, वी से कि इट्स अ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, और अगर रिडीमेबल लिखा हुआ है तो फिर इट मींस दैट इट इज स्टिल अ नॉन करंट लायबिलिटी, और उसका जो रेट है दैट इज नॉट गोइंग टू बी पार्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, बट रादर इट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्ट एक्सपेंस फॉर द बिजनेस। बट उसको हम आईओयू नहीं कहते, बिकॉज आईओयू स्पेसिफिकली जो है वो डिबेंचर्स के लिए लिखा जाता है। सही। ठीक हो गया। तो अच्छा, जो मैं आपको सवाल बताया था कि भाई अगर डिबेंचर और ऑर्डनरी शेयर कैपिटल का आ जाए, तो फिर मैंने कहता है डिबेंचर में आपको फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो कि आपके प्रॉफिट्स को कम करेगा। ऑर्डनरी शेयर कैपिटल के अंदर देयर इज नो फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, मतलब आपको जब प्रॉफिट हुआ तो पे करो, नहीं हुआ तो ना पे करो, तो दैट विल सेव योर प्रॉफिटेबिलिटी। और फिर फाइनल कंक्लूजन लिखना होता है, जो कि जाहिर सी बात है अगर कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस करो तो ज्यादातर टाइम्स इशूइंग शेयर्स इज मोर प्रेवलेंट, लेकिन एक उसका डिसएडवांटेज भी होता है। मतलब एक तो मैंने आपको बताया कि टाइम ड्यूरेशन थोड़ी ज्यादा लगती है, थोड़ा लंबा प्रोसेस है। उसके अलावा एक डिसएडवांटेज और होता है जिसपे कंपनी के अंदर मसला आ सकता है, वो थोड़ी देर बाद हम डिस्कस करेंगे, अभी डिस्कस नहीं करेंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। सर मतलब जनरली कंपनी ऑर्डिनरी शेयर देना चाहती है ताकि प्रॉफिट्स जो है उसके जनरल हिसाब से दे। या इट डिपेंड्स, इट टोटली डिपेंड्स। ये देखो, ये इतना आसान नहीं है कहना कि जनरली कंपनी ये देना चाहती है, कि क्योंकि देखो कंपनी के पास तो बड़े सारी जो है ना ऑप्शंस होते हैं अवेलेबल टू फाइनेंस दैट मनी, और कंपनी को देखना होता है कि लॉन्ग रन के अंदर वो किस पे सबसे कम उसको कॉस्ट पड़ रही है, कौन सा फाइनेंसिंग अगर वो करती है तो उसको सबसे कम कॉस्ट या सबसे कम रेट जो है वो पे करना पड़ेगा। तो वो फिर उस जिसको सबसे कम रेट पे करना पड़ता है ना, वो उस ऑप्शन के साथ है। बट क्या नॉर्मली फॉर योर सेक अगर तुम कहना चाहो तो कह सकते हो कि हाँ भाई प्रॉफिट नहीं है अपने कंक्लूजन के अंदर। बट इन रियल टर्म्स अगर तुम मेरे से सवाल पूछोगे सर रियल टर्म, तो रियल टर्म में तो इट्स वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स। इट्स देन इट वो जो सब्जेक्ट है कि फिर कंपनी कहाँ से पैसा लेके आए, डिसीजन मेकिंग, वो फिर अकाउंटिंग के अंदर आता भी नहीं है, वो तो फाइनेंस के अंदर चला जाता है कि कंपनी को जो है ना, मतलब एक डिफरेंट डोमेन के अंदर वो चीज चली जाती है कि कंपनी कहाँ से पैसा लेके आए। बिकॉज दैट इज अ वेरी प्रेवलेंट थिंग, क्योंकि कंपनी को 200-400 रुपए या 2-4 लाख रुपए या 2-4 करोड़ रुपए नहीं चाहिए होते, कंपनी को मिलियंस एंड समटाइम बिलियंस ऑफ जो है वो रुपीस की जरूरत पड़ती है, और उनको पैसा लेके आना पड़ता है। तो फिर उसका डिसीजन जो है वो आ, ज्यादातर कोशिश करती है कि एक मिक्सचर बनाए डेट और इक्विटी का, और उसके हिसाब से चले। 100% इक्विटी भी वो प्रेफर नहीं करते और 100% डेट भी वो प्रेफर नहीं करते। तो दैट वाज योर डिबेंचर। ठीक है, डिबेंचर के बाद जो है आपका हमने पढ़ लिया नॉन करंट लायबिलिटी है, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, आईओयू सर्टिफिकेट है, हैव अ मैच्योरिटी डेट जिसके बाद आपको उसको रीपे करना पड़ेगा। आफ्टर दैट वी हैव अ कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। ये भी जो है वो इतना टेस्टेड नहीं है, अगेन जितना टेस्टेड नहीं है तो उसका मेरा मतलब यही है कि इट कम्स एट द एंडर पार्ट ऑफ द प्रायोरिटी। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि अगर आपको पुराना सवाल भी अगर कर रहे हो तो आपको पता चल जाए, और आगे जब आप इवन A2 के अंदर भी जाओ तो फिर आपका जो कॉन्सेप्ट है वो एकदम बिल्टअप हुआ हुआ। तो कन्वर्टेबल लोन स्टॉक एज द वर्ड सजेस्ट कि भाई अगर तो आपका कोई लेट्स से आप एज ए कंपनी आप एक बंदे को कहते हो कि यार तुम हमें जो है ना आज लोन दो, और तुम जब मेच्योर हो जाए तुम्हारा ये लोन 5 साल 7 साल जो भी हम डेट दे रहे हैं, तो उस पर तुम हमारे पास आ जाना, और उस डेट पे आके जो है तुम हमसे इतनी अमाउंट के शेयर्स ले जाना। तो नहीं लेके जाना, क्या लेके चले जाना, शेयर्स लेके चले जाना। तो उसको हम कहते हैं कन्वर्टेबल लोन स्टॉक। ये जो बंदा लेता है वो थोड़ा सा रिस्क प्ले करता है, क्योंकि आपको नहीं पता कि भाई जब आपके जो लोन को जब आप स्टॉक पे कन्वर्ट कराओगे तो स्टॉक की उस वक्त की मार्केट वैल्यू क्या होगी। तो आपका अगर मार्केट वैल्यू बढ़ी भी हुई तो आपका फायदा है, जब वो कम हुई भी हुई तो आपका नुकसान है, क्योंकि जो रेशियो होता है कि भाई इतना लोन आपने दिया हुआ है तो उसको हम इतना जो है स्टॉक के अंदर कन्वर्ट करेंगे, वो प्री डिटरमाइंड होता है। वो एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ लोन या एट द टाइम ऑफ इशूइंग ऑफ डॉक्यूमेंट ही जो है वो डिटरमाइन कर लिया जाता है। मूविंग फर्दर अहेड, कन्वर्टेबल लोन स्टॉक से अगर हम आगे बात करें थोड़ी सी, तो अभी जो आपने इक्विटी स्ट्रक्चर के एलिमेंट पढ़े हैं ना, वो दो पढ़े हैं। पहला आपने पढ़ा पैसे को रेस करना थ्रू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल, और दूसरा आपने पढ़ा पैसे को रेस करना थ्रू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और दोनों के जो आपने फीचर्स हैं, जो डिस्टिंक्शंस हैं, जो दोनों की डिफरेंसेस हैं, वो सारे आपने समझ लिए। अब हम आते हैं जरा और तरीकों पे। अच्छा, और फिर इसके साथ साथ आपने डेट के भी दो तरीके देख लिए कि भाई किस तरीके से कंपनी डिबेंचर को इशू करके या रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर को इशू करके जो है, या कन्वर्टेबल लोन स्टॉक को इशू करके भी पैसा रेस कर सकती है, जो कि पार्ट ऑफ इक्विटी स्ट्रक्चर नहीं है। क्योंकि इफ यू हैव टू रीपे, भाई कोई भी सिंपल सी बात है, अगर कोई भी डॉक्यूमेंट कंपनी इशू करके पैसा उठा रही है मार्केट से, लेकिन अगर उसको कुछ सालों बाद वो पैसा रीपे करना है, तो दैट इज नॉट पार्ट ऑफ इक्विटी, एंड ऑफ स्टोरी। इक्विटी के अंदर जो पैसा जाता है, जो इक्विटी के एलिमेंट्स जो होते हैं, वो लॉन्ग टर्म पर्पसेस के लिए होता है, वो लॉन्ग टर्म पैसे को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, ना कि
शॉर्ट टर्म पर्पज, ना कि शॉर्ट टर्म पर्पज, शॉर्ट टर्म पैसे को जो कि आपको 5 साल, 7 साल या 10 साल बाद रीपे करना है। तो तो दो अभी आपके इक्विटी के स्ट्रक्चर। इसमें से कौन सी चीजें इनसिग्निफिकेंट है सिलेबस में? बस यार, ये कन्वर्टेबल लोन टाइप्स स्टॉक, ऑफ प्रेफरेंस शेयर। टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर एंड कन्वर्टेबल लोन स्टॉक, दैट इज जो है अच्छा, वो इतना ज्यादा आपको प्रेवलेंट नहीं दिखेगा, बहुत कोई का तो दिख गया तो दिख गया। देन सही है। मूविंग फर्दर अहेड, कंपनी के पास और क्या सोर्सेज है पैसा या इक्विटी स्ट्रक्चर। अब देखो, अब ये तो बात होगी कि कंपनी पैसा रेज कैसे करती है। अब हम बात करते हैं कि इक्विटी स्ट्रक्चर के अंदर और कौन सी चीजें आ सकती है। तो इक्विटी स्ट्रक्चर के अंदर ना, अब यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ भी है, इक्विटी स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहले आपके आगे ऑर्डिनरी शेयर्स, ठीक है, जो कि हमने ऊपर बात कर ली। फिर आगे आपके प्रेफरेंस शेयर, कौन से वाले, नॉन रिडीमेबल वाली। देन आपके पास जो तीसरी चीज आती है वो आती है आपकी रेवेन्यू रिजर्व। ये तीनों क्या है आपकी, ये तीनों है आपकी रेवेन्यू रिजर्व। और लास्ट में आपके पास आता है कैपिटल। 7 चीजें हैं, एक 7 एलिमेंट्स हैं इक्विटी के, जो कि आई बिलीव एंड आई प्रेफर के आपको फिंगर टिप्स पे होने चाहिए, ठीक है। इसमें से दो तो आपने देख लिया भाई, जो कि कंपनी पैसा रेस करती है थ्रू ऑर्डिनरी शेयर कैपिटल एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अब जो 3 रेवेन्यू रिजर्व्स हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आपका आता है जनरल रिजर्व, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व और रिटेन प्रॉफिट्स। इन रिजर्व्स के ऊपर बात करते हैं कि भाई ये रिजर्व्स का क्या मतलब है। सबसे पहले तो देखो, रिजर्व्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। पहली है रेवेन्यू रिजर्व और दूसरी है कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व, एज द वर्ड सजेस्ट, किसको रिप्रेजेंट करती है, वो उस पैसे को, देखो रिजर्व का मतलब क्या है, कुछ सेट असाइड करके आपने रख दिया। जैसे कि लोग, पेरेंट्स कहते हैं ना कि हमने अपने बच्चों की शादी के लिए कुछ पैसे सेट असाइड किए हैं, वो उनकी रिजर्व होती है। इसी तरीके से कंपनी कहती है कि हमने भी कुछ पर्पसेस के लिए अपने प्रॉफिट में से पैसा अलग करके रखा हुआ है। तो वो कंपनी की कौन सी रिजर्व है, रेवेन्यू रिजर्व है। एंड इट इज क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, यानी कि आसान लफ्जों में कि आप इन रिजर्व्स को प्रॉफिट्स में से निकाल के अलग कर रहे हो फॉर XYZ पर्पस। तो जिस पर्पस के लिए अलग कर रहे हो उस पर्पस के हिसाब से आपने नाम लिखा हुआ है। जैसे कि अगर आपने प्रॉफिट हुआ, प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा निकाल के जनरल रिजर्व में डाल दिया, तो जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा किसको रिप्रेजेंट करता है, जनरल रिजर्व में पड़ा हुआ पैसा जो कंपनी अलग करती है वो इसलिए करती है कि भाई अगर कोई अनसर्टेनिटी अचानक से आ पड़ती है या कोई मसला हो जाता है फ्यूचर डेट के अंदर, तो उस मसले को ओवरकम करने के लिए आप कहाँ से पैसा इस्तेमाल करोगे, जनरल रिजर्व से इस्तेमाल करोगे। सिमिलरली कंपनी कुछ पैसा अलग करके अगर एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व में डाल देती है, तो उसके पीछे पर्पस क्या होता है, कंपनी कहती है कि यार अगर हमारी कोई मेजर मशीनरी, कोई मेजर पार्ट, कोई मेजर कंपोनेंट जिसकी कॉस्ट सिग्निफिकेंट है, अगर वो बिगड़ जाता है या हमें उसको रिप्लेस कराना पड़ता है, या हमें पता है कि हमारा 2 साल बाद जो है वो एक ये मशीनरी किसी काम की नहीं रहेगी, हमें नई मशीनरी लेनी है और वो बड़ी कॉस्टली मशीनरी है, तो उसके लिए अगर कंपनी अपने प्रॉफिट में से हर साल पैसा अलग करने लग जाए, तो दैट इज नोन एज एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, जो कि आप क्रिएट करिए आपने किस लिए, कि भाई अगर एसेट रिप्लेस करना पड़ा तो इस रिजर्व में से पैसा इस्तेमाल करेंगे। एंड द तो लास्ट ये वन इज योर बुक्स ऑफ रिटेन। अकाउंट्स में अलग से रिकॉर्ड नहीं होती? बुक्स ऑफ अकाउंट्स में अलग से रिकॉर्ड होने का क्या मतलब है। मतलब ये कहीं पे दिखाते हैं एसएफई में, इनकम हाँ स्टेटमेंट? हाँ बिल्कुल भाई, इक्विटी स्ट्रक्चर मैंने बताया, तो इक्विटी स्ट्रक्चर की तो 7 एलिमेंट है। तो यू हैव टू शो व्हेन यू विल बी मेकिंग SOFP फॉर अ कंपनी, यू हैव टू शो ऑर्डिनरी शेयर वाली अमाउंट, यू हैव टू शो प्रेफरेंस शेयर वाली अमाउंट, एंड यू हैव टू शो ऑल 3 रेवेन्यू रिजर्व, उनके अंदर जितनी जितनी अमाउंट है। तो अगर आपके पास जनरल रिजर्व के अंदर कुछ अमाउंट है तो वो भी इक्विटी का पार्ट है, एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व के अंदर अमाउंट है वो भी इक्विटी का पार्ट है, और अगर कुछ अमाउंट आपके तो हम पास इन रिटेन, सबको रेवेन्यू रिजर्व के अंदर दिखा देंगे नहीं बस इनको टोटल? हम इक्विटी के स्ट्रक्चर के अंदर दिखा देंगे। तो पहले ऑर्डिनरी शेयर, फिर उसी के नीचे प्रेफरेंस शेयर और फिर उसी के नीचे डायरेक्टली आ जाएगा। आपको रेवेन्यू रिजर्व कहीं पे अलग से मेंशन नहीं करना होता, लेकिन हाँ इसका थ्योरी का सवाल एक आध दफा आया भाई कि डिफाइन व्हाट इज रेवेन्यू रिजर्व, या उसने पूछा हुआ था कि ऊपर 2 रिजर्व के नाम दिए और पूछा बताओ ये कौन से रिजर्व है एंड डिफाइन करो, तो उसने मेरे ख्याल से जनरल और ये रिटेन प्रॉफिट दिए हुए थे, तो बच्चे को पता होना चाहिए कि ये रेवेन्यू रिजर्व्स हैं और इनको कहाँ से क्रिएट किया जाता है, इनको ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस से क्रिएट किया जाता है, जिसका मतलब ये है कि इनको प्रॉफिट से अलग किया जाता है। जो कंपनी ने प्रॉफिट कमाया उससे पैसे जो अलग किए वो रेवेन्यू रिजर्व में काउंट तो होते हैं, ये एंड दे आर शोन इक्विटी इन में एडेड होता है? इक्विटी के अंदर बिल्कुल एडिट होता है, इक्विटी में आपको शो करना होता है। तो इसमें जो लास्ट रिजर्व जो हम बात कर रहे थे, दैट इज द रिटेन्ड प्रॉफिट, यानी कि कंपनी ने अपना प्रॉफिट फॉर ईयर बनाया, उसमें से कुछ पैसा उसने जनरल रिजर्व में डाला, कुछ पैसा उसने एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व में डाला, कुछ प्रॉफिट से उसने ऑब्वियसली डिविडेंड भी पे किए होंगे, और फिर जो लेफ्ट ओवर प्रॉफिट बचा ना, आफ्टर ट्रांसफरिंग सम प्रॉफिट इन बोथ ऑफ द अबव रिजर्व व्हिच इज जनरल रिजर्व एंड एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, एज वेल एज जो भी डिविडेंड पे करना था, उसके बाद जो प्रॉफिट बचा वो प्रॉफिट किधर जाता है, रिटेन्ड एंडिंग्स के अंदर। और रिटेन्ड का मतलब भी क्या होता है, जो कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम क्या हो रहा है, रिटेन होता जा रहा है, थोड़ा 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 करके कंपनी जो भी प्रॉफिट बचा रही है वो किधर बचा जाएगा,
किधर एक्यूमुलेट होता जाएगा, रिटेन्ड अर्निंग्स के अंदर, रिटेन्ड प्रॉफिट्स के अंदर एक्यूमुलेट होता जाएगा। और ये इसका कोई स्पेसिफिक यूज नहीं होता। जनरल रिजर्व और एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व का फिर स्पेसिफिक यूज है। रिटेन अर्निंग्स का नॉर्मली कोई स्पेसिफिक पर्पज नहीं होता, बट अगर फिर भी कहोगे नहीं सर कोई तो पर्पज होता होगा, तो इसका पर्पज नॉर्मली हम कहते हैं कि एक्सपेंशन से रिलेटेड होता है, कि कंपनी अगर कहे कि यार हमें एक्सपेंशन करनी पड़ी तो हम अपने जो रिटेन प्रॉफिट पे पैसा पड़ा हुआ होगा इस रिजर्व के अंदर, उस पैसे को इस्तेमाल करते हुए एक्सपेंशन करेंगी। सिमिलरली ये हो गई आपकी रेवेन्यू रिजर्व। सो इफ आई जस्ट गो थ्रू दी इक्विटी स्ट्रक्चर, तो उसमें पहली सर दो बातें तो सॉरी, मैंने बताई रिटेन ऑर्डनरी। प्रॉफिट्स क्यों रखते हैं? रिटेन प्रॉफिट जो ओवर द टाइम आपके एक्यूमुलेट होगा, लेट से आपका प्रॉफिट फॉर ईयर हुआ जो आपने कैलकुलेट किया नॉर्मल इनकम स्टेटमेंट बना के, उसमें से आपने कुछ पैसा डाल दिया होगा जनरल रिजर्व के अंदर कि भाई कभी कोई वो मसले मसाइल आए तो हम रेवेन्यू रिजर्व का पैसा इस्तेमाल, जनरल रिजर्व का पैसा इस्तेमाल करेंगे। फिर आपने कुछ प्रॉफिट में से पैसा अलग करके डाल दिया एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व के अंदर। फिर जो बकाया प्रॉफिट बचे हो सकता है उसमें से आपने कुछ डिविडेंड भी दिया हो, एंड जो लास्ट में लेफ्ट ओवर प्रॉफिट होगा ना एकदम, वो आपके रिटेन प्रॉफिट के अंदर एक्यूमुलेट होते जाते हैं हर साल। हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट तो सब जगह ट्रांसफर और डिविडेंड वगैरह पे करने के बाद भी बचता है ना, वो प्रॉफिट मतलब हम ये कहते हैं। पर्पसफुली कोई काम के लिए नहीं रखते, ये बच जाते नहीं, हैं बस? हाँ ये बच जाते हैं, और इनका अगर फिर भी पर्पस अगर पूछो तो वो ये होता है कि एक्सपेंशन अगर कंपनी को करनी पड़े तो वो फिर रिटेन प्रॉफिट्स के पैसों से सही। करेगा। लेकिन हाँ बच जाते हैं तो वही रिटेन प्रॉफिट्स के अंदर ऐड हो जाते हैं। तो इक्विटी स्ट्रक्चर के अंदर पहली चीज ऑर्डनरी शेयर कैपिटल, दूसरी चीज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, तीसरा आपका रिटेन प्रॉफिट, चौथा जनरल रिजर्व, पांचवा एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व। तो इसको आपने याद कैसे रखना है, ओएससी प्लस पीएससी यानी कि ऑर्डनरी शेयर कैपिटल प्लस प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस रेवेन्यू रिजर्व। और फिर आपको पता होना चाहिए कि रेवेन्यू रिजर्व के अंदर तीन रिजर्व्स आती हैं, विच इज दी एसेट रिप्लेसमेंट रिजर्व, जनरल रिजर्व, एंड एट लास्ट वी हैव गॉट दी रिटेन प्रॉफिट। एंड देन उसके बाद वी हैव दी कैपिटल रिजर्व। और कैपिटल रिजर्व भाई जैसे रेवेन्यू रिजर्व की बात की, दे आर क्रिएटेड फ्रॉम द ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस। कैपिटल रिजर्व्स आर क्रिएटेड फ्रॉम द नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस, जिसमें आपकी दो मेजर कैपिटल रिजर्व्स हैं जो कि आपकी आती हैं, एंड दे आर योर शेयर प्रीमियम एंड योर रिवैल्यूएशन रिजर्व। सर शेयर प्रीमियम क्या होता है? देखो मैंने अभी बात करी थी ना थोड़ी देर पहले ऊपर के, आपके शेयर की फेस वैल्यू हो सकता है 50 रुपए हो, लेकिन कंपनी शेयर 100 रुपए पे इशू कर रही हो। अब अगर शेयर की फेस वैल्यू यानी कि शेयर की फेस को वैल्यू 150 रुपए लिखी हुई है, लेकिन कंपनी अगर उस शेयर को फिर भी 100 रुपए का इशू कर रही है, तो जो डिफरेंस है इट इज रेफर्ड टू एज द शेयर प्रीमियम। So share premium is the amount that is generated by selling a share at a higher price than its face value। अगर आप अपने शेयर को मोर देन फेस वैल्यू बेचते हो तो वो क्या है, वो आपका शेयर प्रीमियम है। एंड सिंस इट इज नॉट अ ट्रेडिंग एक्टिविटी, सी आप ये प्रॉफिट से सेट असाइड नहीं कर रहे, आपने तो ये शेयर बेचे और शेयर को क्योंकि आपने फेस वैल्यू के ऊपर बेच दिया तो ये रिजर्व क्रिएट हो रही है विच इज नोन एज योर शेयर प्रीमियम। एंड इसको भी हम कुछ पर्पजेस के लिए इस्तेमाल करते हैं जिसको हम आगे थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे। इसी तरीके से आपकी एक और कैपिटल रिजर्व है जो कि नॉन ट्रेडिंग एक्टिविटीज से बिजनेस क्रिएट करता है, एंड दैट इज योर रीवैल्यूएशन रिजर्व। रीवैल्यूएशन रिजर्व कब क्रिएट होती है कि मेरी एक प्रॉपर्टी या मेरे बिजनेस का एक ऑफिस था जिसको मैंने अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर 10 लाख रुपए की नेट बुक वैल्यू पे शो किया हुआ था, और वो मुझे पता चला कि यार अब तो उसकी वैल्यू 50 लाख हो गई है, या डबल हो गई है, 20 लाख हो गई है। तो जितनी भी वैल्यू से मेरा एसेट ऊपर जा रहा है उतनी वैल्यू से मैं क्या क्रिएट कर दूंगा, रीवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट कर दूंगा, जो कि अगेन आप अगर फोकस करो तो ना ही प्रॉफिट्स में से अलग किया जा रहा है ना ही ट्रेडिंग एक्टिविटीज में से अलग किया जा रहा है। शेयर प्रीमियम अगर मैंने फेस वैल्यू से ऊपर प्राइस पे शेयर को बेचा तब क्रिएट हो रहा है। रीवैल्यूएशन रिजर्व अगर मेरा एसेट जो है वो एक ऊपर की अमाउंट पर चला गया यानी कि अपनी नेटबुक वैल्यू से एक्सीड करके ऊपर चला गया, तो मेरी रीवैल्यूएशन रिजर्व भी क्या हो रही है, क्रिएट हो रही है। So technically there are 7 elements that should be recorded in your equity structure जो कि आपको याद होने चाहिए। First one being OSC, ordinary share capital, second one being PSC, preference share capital, third one being the revenue reserve जिसके अंदर तीन चीजें आएंगी, first one be third one being the retained profit, fourth one being the general reserve, fifth one being the asset replacement reserve, and then capital reserve जिसके अंदर दो reserves आएंगी, first one being the share premium and second one being the revaluation reserve। तो ये 7 चीजें हैं जो कि आपके इक्विटी के एलिमेंट्स में आती हैं। और अगली क्लास में मैं अगर आपसे पूछूं कि वो कि इक्विटी के जो स्ट्रक्चर के अंदर कौन सी 7 चीजें आती हैं, तो ये आपके फिंगरटिप्स होनी चाहिए कि ये सर 7 चीजें आती हैं, क्योंकि इनकी ही अगर अभी तक देखा जाए तो इन्हीं की बात हो रही है ना। अभी तक हमने क्या बात की, कुछ और बात की थी, हमने ओएससी से बात स्टार्ट की थी मोर और लेस, और अभी तक हम रिजर्व्स को ही डिस्कस कर रहे हैं, और आगे भी इन्हीं चीजों के ऊपर इम्पैक्ट जो चीजें करती हैं उन्हीं को डिस्कस करेंगे। तो जो शेयर प्रीमियम की बात की थी वो मैं जरा यहाँ पे आपको बता भी दूं कि भाई शेयर प्रीमियम इज द एक्सेस ऑफ इशू प्राइस
ओवर द फेस वैल्यू ऑफ द शेयर। और फेस वैल्यू ऑफ शेयर मैंने आपको बता दी, जो कि शेयर के फेस पे लिखी हुई होती है। इश्यू प्राइस इज द प्राइस एट विच द कंपनी इश्यूज द शेयर, जो कि अगर फेस वैल्यू से ऊपर भी हो सकती है और फेस वैल्यू के बराबर भी हो सकती है। फेस वैल्यू को ऑलरेडी मैंने आपको बताया हुआ है, द वैल्यू रिटन ऑन द फेस ऑफ द शेयर दैट्स नोन एज द फेस वैल्यू। और अगर शेयर प्रीमियम निकालने की बात करी जाए, तो जो भी लेट्स से छोटी सी एग्जांपल गिवन है कि एक कंपनी ने शेयर 12 रुपए का इशू किया जबकि उसकी फेस वैल्यू 10 रुपए थी, तो जो बीच का जो डिफरेंस है वो क्या हो गया, शेयर प्रीमियम हो गया, विच इज अ कैपिटल रिजर्व फॉर द बिजनेस। एंड रिवैल्यूएशन की हमने बात की थी, रिवैल्यूएशन में मैं आपको बताया कि जब भी एसेट हमारा ऊपर चला जाए तो वो आपका क्या कर रहा है, वो आपकी बेसिकली इट इज अगेन अ पार्ट, इट इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल रिजर्व व्हिच इज ऑब्वियसली गोइंग टू बी पार्ट ऑफ योर इक्विटी स्ट्रक्चर। इसके ऊपर जाने से, रिवैल्यूएशन रिजर्व क्रिएट होने से आपके बिजनेस में कोई कैश नहीं आ रहा, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा हुआ इट्स अ नॉन कैश गेन। ये मतलब नहीं है कि भाई एसेट देखो, ऑफिस अगर 10 लाख का रिकॉर्डेड तो 20 लाख का हो गया, तो उसका मतलब थोड़ी है कि 10 लाख मेरे बिजनेस की जेब में आ गया। नहीं भाई, मेरे पास अभी भी वो एसेट इस्तेमाल हो रहा है, ऑफिस में अभी भी लोग काम कर रहे हैं, तो इट्स अ अनरियलाइज गेन, जिसको हम कैपिटल गेन भी कहते हैं। कैपिटल गेन से क्या मतलब है कि भाई आपका फायदा हो चुका है, ठीक है, आपकी चीज 10 रुपए से 20 रुपए की चली गई है, लेकिन अभी तक ये पैसे जेब में नहीं आए। एंड एज पर रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट, रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि भाई गेन सिर्फ तब रिकॉर्ड करो जब आप अर्न कर लो। अर्न करने से क्या मुराद है कि आपकी जेब में पैसा आ जाए, तब उस गेन को रिकॉर्ड करो। अभी तो सिर्फ उसकी वैल्यू पड़ी है। हाँ, जिस दिन आप बेच दो ना उसको, 10 लाख वाली चीज 20 लाख की हो गई, अब 20 लाख का आप बेच दो उसको, तो फिर अपने गेन को रिकॉर्ड करना। अदरवाइज उस गेन को रिकॉर्ड ना करो, उसको सिर्फ रिवैल्यूएशन रिजर्व के अंदर दिखा दो कि हाँ भाई ठीक है, मेरा एसेट 10 लाख से 20 लाख पे चला गया है, लेकिन इसका हर किस ये मतलब नहीं है कि 10 लाख रुपए मेरी जो है या 20 लाख रुपए मेरी जेब में आ गए। सो दैट इज रिकॉर्डेड एज अ नॉन कैश गेन। और यहाँ पे अगर आप देखो तो इसकी लॉजिक क्या है, अच्छा सर, अब जो बच्चे पूछते हैं कि सर नहीं ये रिवैल्यूएशन रिजर्व की लॉजिक क्या है कि इसको हम इक्विटी में क्यों डाल रहे हैं, तो देखो भाई, रिवैल्यूएशन की वजह से तुम्हारा एसेट बढ़ रहा है, और एज पर द वेरी बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन, जब तुम्हारे एसेट बढ़ते हैं और तुम्हारा लाइबिलिटी पे तो कांस्टेंट है, उस पर तो कोई इम्पैक्ट आ ही नहीं रहा, तो इवेंचुअली एसेट बढ़ने का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट है वो किस पे आता है, दैट कम्स ऑन कैपिटल व्हिच इज द इक्विटी, दैट इज व्हाट यू आर रेफरिंग टू इट एज। तो आपकी इक्विटी बढ़ेगी, और इक्विटी को आप डायरेक्ट तो इक्विटी प्लस नहीं करा सकते, तो जो नाम है उसका, जो हम नाम जिससे इक्विटी को रेज करते हैं, दैट इज नोन एज दी रीवैल्यूएशन रिजर्व। तो रीवैल्यूएशन रिजर्व कब क्रिएट होगी, जब आपका एसेट जो है वो अपनी नेट बुक वैल्यू को एक्सीड करके ऊपर चला जाए, और जितने भी अमाउंट से वो ऊपर जाएगा, दैट विल बी रिगार्डेड और रिकॉर्डेड एज अ revaluation reserve, which is going to be the part of your equity. So this was part one of company accounts, जिसके अंदर आपने 7 elements of equity for a public limited company पढ़ ली है। First one being OSC, second one being PSC, third one being retained earnings, fourth one being the asset replacement reserve, and fifth one being the general reserve, sixth one being the share premium, and the seventh one being the रीवैल्यूएशन रिजर्व। हर चीज को आपने डिटेल में पढ़ लिया कि कौन सी चीज कब क्रिएट होगी, कब रिकॉर्ड होगी, उसके क्या फीचर्स हैं, एंड ये सातों की सातों चीजें मैंने आपको बता दिया। दे विल बी रिकॉर्डेड अंडर द हेडिंग ऑफ इक्विटी व्हाइल मेकिंग योर स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। एंड दैट इज इट फॉर टुडेज क्लास। अगर कोई सवाल है तो आप लोग बता दें।